क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर वॉल जिसकी विड्थ दे रखी है हमारे को दैट इज 2.5 मीटर एंड द मैक्सिमम विंड प्रेशर जो हमारे पास विंड प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1.1 किलो न्यूटन एंड द स्पेसिफिक वेट कितना दे दिया हमको मैसनरी का 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया है. इफ द लेंथ ऑफ द वॉल इज 1 मीटर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉल सो दैट देयर शुड बी नो टेंशन एट द बेस एंड द वॉल विल बी नियरली द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉल. अच्छा ये पूछ रहा है कि कितनी आप एच मैक्स दे सकते हो ताकि जो उसका बेस है उसमें क्या नहीं हो प्रोड्यूस, टेंशन नहीं प्रोड्यूस हो. ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी भी क्या करते हैं, हम किसी भी वॉल की बात करते हैं तो एक वॉल पे हम जब डिजाइन करते हैं ना, इस वॉल को अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ. मान लो ये क्या है, हमारी वॉल है. ठीक है, अब इस वॉल में क्या है, बेसिकली हमारा क्या लग रहा है, विंड लग रहा है. ठीक है, और ये हमारे कितनी हाइट ऐसी देंगे कि टेंशन जो है बेस पे डेवलप ना हो, इसके बेस में जो टेंशन है वो डेवलप ना हो, ऐसी कितनी एच मैक्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है. ठीक है, जहां पे लेंथ ऑफ द वॉल कितनी दे दी है हमारे को 1 मीटर दे दिया. 1 मीटर कितनी दे दी हमारे को लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल. ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब भी हम मैसनरी वॉल का या फिर कोई रिटेनिंग वॉल होगी, जब हम इसकी बाउंड्री वॉल्स बनाते हैं ना, तो इसकी डिजाइनिंग में क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले चेक्स लगाने पड़ते हैं. कौन सा चेक? कि जो विंड की वजह से आने वाला फोर्स है, विंड की वजह से आने वाला जो भी हमारा फोर्स है या फिर जो अर्थ प्रेशर है वो वॉल को गिरा ना दे, तो इस चीज को हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है. सेकंड ऑफ ऑल, जो भी हमारा वॉल है, इस वॉल की जो बेस है यहाँ पे टेंशन डेवलप ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गया तो मैसनरी गिर सकती है. तो हम नहीं चाहते कि इसके बेस में क्या ना हो, टेंशन डेवलप ना हो, तो देयर शुड बी नो टेंशन एट द बेस, टेंशन एट द बेस. तो ये दो इंपॉर्टेंट चेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ताकि हम ये पता लगा सके कि ओवरटर्निंग से फेल ना हो, टेंशन की वजह से फेल ना हो, विंड की मूवमेंट की वजह से ज्यादा फेल ना हो. क्लियर हो गया इतने से पॉइंट? ठीक है, और वही चीज यहाँ पे लिखी कि देयर शुड बी नो टेंशन इन द बेस ऑफ द वॉल विल बी नियरली. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो विंड है, इस विंड का जो ओवरटर्निंग मूवमेंट है, ओवरटर्निंग मूवमेंट मींस उसे कि ना बहुत ज्यादा मूवमेंट है, मतलब ये जो विंड का प्रेशर है ये बहुत ज्यादा हो जाए और ये क्या कर जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ वेट से पहले रेजिस्ट करी थी विंड को, अब क्या हो गया कि विंड का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से ओवरटर्निंग से फेल होगी. तो ये बोला कि जो विंड का ओवरटर्निंग है इट शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वेट का जो भी हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट है, वेट का रेजिस्टिंग मूवमेंट है, वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए. तो ये कौन सी कंडीशन है, इट शुड बी नो टेंशन एट द बेस. ये कौन सी कंडीशन है, नो टेंशन एट द बेस. ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला अभी तक कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. दूसरा, यहां पे हमारे को सबसे पहले क्या है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं. अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा विंड का फोर्स. विंड का फोर्स एक्चुअली कितना है, विंड का फोर्स इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करो. क्लियर हो गया. विंड का प्रेशर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो विंड का प्रेशर कितना है, विंड का प्रेशर इज गिवन टू अस 1.1. तो विंड का प्रेशर अगर जे विंड का प्रेशर बराबर किसके है, 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, अब एरिया कितना है, वॉल का एरिया देखते हैं. एरिया किसके देखेंगे हम, फेसिंग विंड का एरिया, फेसिंग विंड का. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास हाइट है मल्टीप्लाई बाय उसका कितना है, दैट इज द विड्थ कितनी हमारे को दे रही है 2.5. तो एरिया कितना हो जाएगा 2.5 मीटर. इसका ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या विंड को फेस करने वाला है उसका एरिया बता रहा हूं मैं. ठीक है, तो एरिया हो जाएगा h इंटू 2.5 मीटर, है ना. क्लियर हो गया. अब इसको क्या कहता हूं मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हो गया हमारे पास. अब हमारे को क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ द विंड दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो भी विंड का प्रेशर, प्रेशर इनटू द एरिया, प्रेशर क्या है 1.1 प्रेशर है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एरिया कितना है, आई कैन राइट h इंटू 2.5 मीटर. h तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, h मैक्स हमें फाइंड आउट करना है. तो fw क्या हो जाएगा इस केस में, 2.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अराउंड कितना हो जाएगा 2.17, 2.5 मल्टीप्लाई 1.1 2.75. तो कितना होगी वैल्यू हमारे पास 2.75 मल्टीप्लाई बाय h मीटर विल बी द हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी किलो न्यूटन विल बी द आंसर, किलो न्यूटन विल बी द आंसर. क्लियर हो गया कि एक चीज क्या आगे, नीचे क्या था m स्क्वायर था, यहाँ पे m था m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, किलो न्यूटन ही बचा. तो फोर्स विंड की फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 2.75 h इंटू किलो न्यूटन आ गई. क्लियर हो गया. अब जो ओवरटर्निंग का मोमेंट है यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ओवरटर्निंग का मोमेंट यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ओवरटर्निंग जो मोमेंट है इसकी वजह से है, वो मोमेंट ड्यू टू विंड की वजह से है, ड्यू टू विंड. अब ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब विंड क्या, विंड जो हमारी है वो एक्ट कहां करती है, ये जो विंड है ये एक्ट कहां कर रही है, हमारे को सेंटर में एक्ट कर रही है. अगर ये सेंटर में एक्ट कर रही है तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे h/2 हो जाएगी, है ना. इस केस में हाइट क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी. तो जो हमारा मूवमेंट है विंड का, अगर वो मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे ओवरटर्निंग का मूवमेंट मिल जाएगा. तो विंड क्या हो जाएगी, द फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी फोर्स है विंड की, मल्टीप्लाई बाय कहां एक्ट कर रही है, कहां एक्ट कर रही है वो हमारी h/2 पे एक्ट कर रही है. तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय h/2. क्लियर हो गया, फोर्स ऑफ द विंड, क्योंकि विंड की बात हो रही है ना यहाँ पे. तो फोर्स ऑफ द विंड क्या आ गई 2.75, है ना, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी h था यहाँ पे भी h है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, दैट इज h इंटू h क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी मोमेंट जो निकालना है दैट इज या h इंटू h विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर. क्लियर हो गया, h इंटू h विल बी h का स्क्वायर. क्लियर हो गया. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.75. तो आई कैन राइट, इसकी देख लेते हैं 2.75 2.75 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 1.375. इट विल बी 1.375 इंटू h का स्क्वायर. क्लियर हो गया. ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मोमेंट आ गया. ठीक है, अब इसको मैं नीचे करता हूं. अभी हमारे पास मोमेंट आ गया. अब हमारे को ढूंढना क्या है, तीसरा पॉइंट है वेट ऑफ द मैसनरी. तीसरा है वेट ऑफ द मैसनरी.
वेट ऑफ द मैसनरी। अब वेट ऑफ द मैसनरी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं डब्ल्यू से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वेट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जो भी उसका बेस होगा उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो हमारे पास क्या है, बेस क्या आ गया हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट तो वही रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 h, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी मीटर का क्यूब, ठीक है, मीटर का क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है हमारे को गिवन, वो सॉरी जो हमारे को वो है दैट इज हाइट दे दिया, हमारे को एरिया दे दिया है ना। यहाँ पे कितना दे दिया, कहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैं यहाँ पे बताया नहीं, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे हमारे को यहाँ पे दे दी वॉल, ठीक है, वॉल की विड्थ दे दी, लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, लेंथ दे दी, थिकनेस कहाँ है भाई, थिकनेस जो है यहाँ पे वो यूनिट ले रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, थिकनेस ओवर हियर इज यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, थिकनेस है, तो टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस केस में। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे थिकनेस भी आनी थी, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है 1 ले दिया थिकनेस की जगह पे। क्लियर हो गया कि थिकनेस की जगह पे क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2.5 इंटू एच मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी सी पॉइंट, ठीक है। अब वॉल्यूम निकल गया है, अब हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट क्या हो जाएगा, जो भी उसका वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका क्या होगा यूनिट वेट होगा, यूनिट वेट होगा। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम क्या है 2.5 h। क्लियर हो गया। साथ में यूनिट वेट, यूनिट वेट कितना दे रखा था 22, क्वेश्चन में देखते हैं यूनिट वेट क्या दे रखा था, एंड द स्पेसिफिक ये देखो द स्पेसिफिक वेट ऑफ द मैसनरी इज 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका यूनिट वेट क्या हो गया 22 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 22। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमको वेट मिल गया, वेट विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 22 कितना होता है 55 अराउंड, है ना, एक बार कर लेते हैं 2.5 इंटू 22 विल बी इक्वल्स टू 55, ओके 55। क्लियर हो गया। इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एच भी आ जाएगा साथ में, किलो न्यूटन। तो ये क्या हो गया हमारे पास वेट आ गया, ठीक है। अब फोर्थ वन क्या है हमारे को निकालना, दैट इज द रेजिस्टिंग मोमेंट ड्यू टू वेट की वजह से आने वाला जो हमारे पास रेजिस्टिंग मोमेंट है। क्लियर हो गया। अब जो हमारा वेट है वो एक्ट कहाँ कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा वेट है वो एक्ट कहाँ कर रहा है, एक्ट एट सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर ऑफ बेस। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 वेट है डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 1.25, है ना, 1.25 मीटर हो जाएगा। तो फ्रॉम द एच। क्लियर हो गया। ये हमारे पास वेट थी ना, इसकी कितनी दी थी 2.5 दी थी। तो इसके सेंटर ऑफ द बेस में क्या कर रहा होगा, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। ये हमारे पास वॉल है ना, इस वॉल की जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर से निकल रहा होगा, तो इसकी विड्थ के बिल्कुल सेंटर से क्या होगा, वेट एक्ट कर रहा होगा। तभी मैंने बोला कि वेट जो है वो एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ द बेस, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। तो दोनों चीजें पता लगी आपको, विंड का एक्ट करेगा एट द सेंटर, वो कहां h/2, और जो वेट है वो कहां करेगा, थिकनेस होगी ना, इसकी कुछ यूनिट थिकनेस होगी, तो इसके सेंटर पे ही क्या करेगा, एक्ट करेगा इसका वेट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। तो हमारे वेट जो निकालना है, सॉरी मोमेंट जो निकालना है ड्यू टू द वेट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, हमारे पास 55 है। अभी जो 55 वेट है ये एक्ट कहां कर रहा होगा 1.25 पे, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 1.25, साथ में h तो नहीं इसके, नहीं यहाँ पे 55 h है, मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मोमेंट हमने कितना निकाल दिया, इट इज अराउंड 55 इंटू 1.225 विल बी इक्वल टू 68.75 h। तो दोनों मोमेंट निकल गया हमारे को, ठीक है। अभी जो h है इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कैसे करेंगे, हमारे को क्या पता है, जो हमारा मोमेंट है ड्यू टू द विंड इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू द वेट, है ना, यही चीज हमने पहले निकाली थी और इन्हीं चीज के लिए हमने ये सब किया था। तो मोमेंट ड्यू टू द विंड क्या हमारे पास आया था 1.375, 1.375 इंटू एच स्क्वायर, 1.375 इंटू क्या है हमारे पास एच स्क्वायर है, ठीक है, एच स्क्वायर है 1.35 इंटू एच स्क्वायर, यस 1.35 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू द विंड क्या है, जो अभी हमने निकाला था 68.75, तो यहाँ पे कितना आएगा 68.75 एच कैंसिल कर दो, बाकी रहने दो यहीं पे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एच फाइंड आउट करना है। तो इसको नीचे ले आओ, 68.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.375, है ना। इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच विल बी इक्वल टू 68.75 डिवाइडेड बाय 1.375 अराउंड 50 की आ रही वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एच की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर हो गया। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास एच की वैल्यू भी नहीं आ गई, 50 मीटर आ गई, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ है हमारा 50 जो है राइट आंसर है, 50 जो है राइट आंसर है। 90 ये तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था 1 1। यहाँ पे क्या बोलता है, अलॉन्ग रेक्टेंगुलर वॉल दिस द मैक्सिमम विंड प्रेशर इज दिस, और हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो 50 के अराउंड कौन सा आ रहा है 52, तो अराउंड हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला वॉल विल बी नियरली बोला है, तो 52 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया आपको दोनों चीजें, कि एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर वॉल है, पतली सी वॉल है, उस पर विंड लग रही है, ओवर टर्निंग से हमें बचाना है, इसका वेट जो वो एक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले बता दिया था जो विंड का ओवर टर्निंग का वेट, विंड का जो हमारा ओवर टर्निंग मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, द वेट का जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो इसके बराबर होगा। तो बस यहीं से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले फोर्स इनटू जो भी कहां पे लग रही है, ठीक है, जो भी जिस भी पॉइंट पे लग रही है वहां से हमको क्या बन जाएगा, मोमेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो विंड का काम मिल रहा था h/2 पे, और उसका काम मिल रहा था हमारे वेट का, दैट विल बी फोर्स इनटू दैट इज द जो भी हमारे पास वेट आई थी उस वेट का डिवाइडेड बाय 2। तो वहां पे वो कर रहा था। तो ये दोनों चीजें आपको पता लगी कि मोमेंट हम किस तरह से निकालें। क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट कि किस तरह से आया हमारे पास क्वेश्चन में। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको मैं मिटा देता हूं पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 52 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, समझ में आया आपको। अब फ्यूचर में क्या पूछ सकता है हमारे से, ओवर टर्निंग की कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, ओवर टर्निंग मूवमेंट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ओवर टर्निंग मूवमेंट के बारे में।
और क्या पूछ सकता है, हमारे रेजिस्टिंग मूवमेंट के बारे में पूछ सकता है कि रेजिस्टिंग मूवमेंट किस तरह से आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या पूछ सकता है, प्रेशर इनटू जो एरिया के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हमारे से आस्क कर सकता है फ्यूचर में। क्लियर हो गया। स्पेसिफिक वेट के बारे में तो आपको पता ही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं, ये पूछेगा कि नो टेंशन जो है, जब हम बात करेंगे नो टेंशन, तो उस केस में जो हमारा प्योर हमारा जो पूरा सिस्टम रहता है, जब हम बात करते हैं नो टेंशन की, तो पूरा सिस्टम किस में रहता है, तो पूरा नो टेंशन का मतलब ही क्या है, नो टेंशन का मतलब है कि जो पूरा सिस्टम है वो किस में है, वो अंडर द कंप्रेशन में, कंप्रेशन में। क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो है वो आपको तब लगे पता है जब आप उसको पढ़ोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे को कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक फिक्स बीम है ऑफ अ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू a central concentrated load W. The bending moment at the support will be bending moment at the support पूछा गया। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको पता ही होगा। फिक्स्ड बीम का क्या मतलब है, मतलब ये है कि वहां पे नो रोटेशन इज अलाउड, नो रोटेशन इज अलाउड। क्लियर हो गया। और नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलाउड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलाउड। ये किसकी बात हो रही है हमारी, जब हमारी बीम क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड मीन्स उसे कि उसकी जो दोनों एंड होंगी, ये हमारी क्या है, जो ये हमारे पास एक बीम है ये फिक्स्ड है। अब इसके दोनों एंड क्या रहेंगे, जनरली वो फिक्स्ड रहेंगे, जो अलाउड क्या नहीं करते। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारी जैसे आप मतलब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि देखो दो चीज हो रही है, नो रोटेशन इज अलाउड, नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलाउड। क्लियर हो गया। ये किसमें हो रहा है, हमारा एक फिक्स्ड बीम में हो रहा है। इस सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड। सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड मतलब एक्जैक्टली सेंटर पे, इसके एक्जैक्टली सेंटर में क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है मतलब एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, अगर लोड जो है वो पॉइंट लोड है, और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे अगर कहीं सोचते यूडीएल है तो यूडीएल नहीं, कंसंट्रेटेड मींस पॉइंट लोड की बात की है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट लोड इज ओवर हियर। क्लियर हो गया, बस इसी में फर्क पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं पूछा। और क्या पूछा इसमें कि बेंडिंग मोमेंट पूछा इसमें, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट एट दी स्पॉट क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड की वजह से सैगिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस सैगिंग को रोकने के लिए हमारे जो मोमेंट है वो डेवलप होंगे फिक्स यहाँ पे दोनों स्पोर्ट के पास। तो ये जो दोनों स्पोर्ट के पास हमारे मोमेंट डेवलप होंगे उनकी क्या वैल्यू रहेगी, ये पूछ रहा है मेरे को क्वेश्चन। तो यहाँ से इसके स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज होते हैं जब हम बात करते हैं मूवमेंट एट दी सेंटर लोड, मूवमेंट एट ईच सपोर्ट, वो हमको पूछना है। ठीक है, तो एक होता है देखो WL/8, ठीक है, एक होता है M इज टू माइनस WL/8। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, WL/8 हो जाएगा, है ना। और यूडीएल के केस में क्या होता है, WL/12। ठीक है, ये किस में होता है, यूडीएल के केस में होता है। तो भाई बस यही पूछा था हमारे से कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, WL/8 किसके लिए होता है, फॉर द फिक्स्ड बीम, जब हम बात करें यूडीएल की। तो यहाँ पे क्या पूछा था हमारे से पूछा था यहाँ पे कि आपको फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट एट दी सपोर्ट। तो सपोर्ट पे क्या रहेगा, WL/8 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, WL/8 विल बी द राइट आंसर। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और क्या पूछ सकता है इससे, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है। जैसे अभी हमने किसकी बात की थी, फिक्स बीम की, तो ये भी पूछ सकता है कि जो फिक्स बीम है यूडीएल के केस में किस तरह से रहेगी, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा ओवर हैंग बीम के बारे में पूछ सकता है, ओवर हैंगिंग बीम के बारे में वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जो भी हमारे टाइप रहते हैं, जैसे कि हम बोले कि कैंटिलीवर बीम हो गया, या फिर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे टाइप जो है आपको पता होने चाहिए। दूसरे क्या हो गए, जो भी हमारे स्पोर्ट्स के रिएक्शन होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक चीजें जो है, स्लोप होगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत बड़ा बेसिक्स है। तो आपको अगर जो सोम के बेसिक्स भी नहीं आते हैं तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अगर BMD नहीं बनाना जानते, SFD नहीं बनाना जानते, तो वो आपके लिए क्या कर सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड, थोड़ा सा अगर मोमेंट एरिया थ्योरम थोड़ी सी अगर एक्सटर्नल आप ज्यादा बोल लो तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग है, स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी बेसिक्स है तो बेसिक्स आपको पते होने चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस यही सब है, जो उसके बेसिक्स है वही पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रेड एंड फिनिश अ 30 किलोमीटर ऑफ अ रोड फॉर्मेशन विद विड्थ इक्वल टू थ्राइस द विड्थ ऑफ द motor grader using the 6 face of the motor grader with the speed for each of the successive 2 phases, okay, 2 phases बोला है, as 6 km per hour, 8 km, 10 km respectively, assuming the machine efficiency based on the operator skills, machine characteristics are work condition as 75%। बेसिकली ना 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं ना स्ट्रिप की, एक स्ट्रिप की, ठीक है, एक स्ट्रिप की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रिप होती है, फॉर एग्जांपल ये रोड की विड्थ है, ठीक है, वट एवर द विड्थ जो भी आपको है यहाँ पे। अब ये जो हमारा ग्रेडर लिखा है ना, ग्रेडर का मींस टू से क्या है कि हमारी ऐसी ऊपर खाबड़ सी हमारी क्या है, जमीन है, उसको क्या करना है, लेवल करना है। तो लेवल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, ग्रेडर क्या है यहाँ पे, लेवल करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, हमारे को अगर लैंड को लेवल करना है। क्लियर हो गया। वन स्ट्रिप मींस टू से जैसे ये स्ट्रिप, ठीक है, वट एवर द विड्थ इज, इसको बोलेंगे वन स्ट्रिप, दिस इज द 2 स्ट्रिप, दिस इज द 3 स्ट्रिप। क्लियर हो गया, ये स्ट्रिप्स की बात की है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट, द पासेस मींस टू से कि मान लो आपके पास एक ट्रैक्टर है और आपको क्या करना है, एक खेत है उसको क्या करना है, आपको लेवल करना है या फिर आपको उसको जोतना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि आप एक बार जाओगे यहाँ पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे जाओगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज वन फेज। क्लियर हो गया, यानी आपको ये वाली लेंथ को 2 बार कवर करना है, तो हम बोलेंगे एक पास कवर किया आपने। क्लियर हो गया। तो इन अ सर्टेन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ही स्ट्रिप पे अगर हमको क्या करना है, एक ही स्ट्रिप को लिए हमारे को 6 फेजेस का इस्तेमाल करना है, 6 पासेस का इस्तेमाल करना है। मतलब एक बार गया, एक बार गया, एक बार गया, एक बार आया, एक बार गया, एक बार आया, यानी वो क्या है हमारे पास, वो होंगे 3 फेसेस। अब ऐसे 3 into 2 यानी अब और भी करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक बार गया, एक बार वापस आया, फिर एक बार गया, फिर एक बार वापस आया, फिर एक बार गया, फिर एक बार वापस आया, ये हो गए 3। तो 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे। क्लियर हो गया कि हमारे पासेस क्या है,
बेसिकली फेजेस नहीं सॉरी पासेस क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि स्ट्रिप क्या हो गया, एक स्ट्रिप को बोलते हैं। और जैसे लेन होती है ना, लेन्स जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पे सेंटर में हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये वन स्ट्रिप, ये सेकंड स्ट्रिप, ये थ्री स्ट्रिप, क्लियर हो गया। और हर एक स्ट्रिप के लिए हमको कितना जाना है, 6 फेसेस का ग्रेडिंग करना है, क्लियर हो गया। और एफिशिएंसी कितनी बोली, अगर एफिशिएंसी मींस टू से कि वो जब जा रहा है तो वो कितना एफिशिएंसी से उसे ग्रेड करेगा, तो यहाँ पे बोला 0.75 एफिशिएंसी से वो क्या करेगा, उसे ग्रेड करेगा। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आपको जानने के लिए। अब ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ग्रेडर से हम क्या कर रहे हैं, और ये बोले कि कितना टाइम लगेगा हमको, टोटल टाइम कितना लगेगा इन 3 स्टेप्स को हमें कवर करने के लिए, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि जो रोड की लेंथ है, यानी हमको क्या देखा है, रोड की लेंथ, रोड लेंथ कितनी है गिवन हमारे को, दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है हमारा, क्या बोला है, विड्थ इक्वल्स टू थ्राइस द विड्थ ऑफ द मोटर ग्रेडर। क्या बोला है, द रोड की विड्थ कितनी है, यानी हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड रोड विड्थ है वो किसके बराबर है हमारी, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू मोटर ग्रेडर, 3 इंटू डब्ल्यू। 3 इंटू डब्ल्यू क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड रोड की लेंथ, क्लियर हो गया। ये चीज, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। यूजिंग द 6 फेज ऑफ द मोटर ग्रेडर विद द स्पीड ऑफ ईच दिस, इसमें बोला कि देखो 6 फेज आपको कंप्लीट करने हैं, तो 6 फेजेस आपको कंप्लीट करने हैं। और यानी नंबर ऑफ फेजेस कितने दे रखे, नंबर ऑफ फेजेस आपको दे रखे 6। अब 6 फेजेस को करना है हमने दो पार्ट्स में, दो फेजेस में, क्लियर हो गया। दो फेजेस किस किस में, पहला है एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर, एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर, एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर। इतना समझ में आया। और मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.75%, क्लियर हो गया। तो ये सब हमको दे रखा है और हमसे पूछा है क्या, 3 स्टेप्स को कवर अप करने के लिए हमको कितने घंटे लगेंगे। तो टोटल हमको 3 स्टेप्स के लिए कवर करने, तो पहले एक स्टेप्स के लिए निकालते हैं, ठीक है, एक स्टेप्स के लिए हमको निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी टाइम होता है, टाइम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, एक आइडल टाइम हो गया, इट इज आइडल टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास गिवन 30, स्पीड कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले फेज के लिए बोलूं तो स्पीड कितनी है 6 है, ये फर्स्ट फेज के लिए है, सॉरी ये किसके लिए हमारे पास, हाँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ही स्टेप के लिए फर्स्ट पार्ट का बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल सकते हैं कि 2 फेजेस के लिए सबसे पहले क्या है कि आइडल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/6, दैट विल बी इक्वल टू 30/6 कितना होता है ओवरऑल, दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। 30/6 कितना हो गया हमारे पास, 5 आवर्स आ गया। अब ये हो गया आइडल टाइम। अब जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो कितना है, दैट इज आइडल टाइम डिवाइडेड बाय जो भी उसकी एफिशिएंसी रहेगी, दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है 0.75। तो अगर इसको मैं 0.75 से डिवाइड कर दूं तो 6 के बराबर आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 0.75 कितना आएगा 6.66। हमारे पास कितना आवर्स आ गया एक्चुअल टाइम, दैट इज 6.66 आवर्स जो है एक्चुअल टाइम हो गया। ये तो हो गया फॉर द वन फेज के लिए हुआ ना ये हमारे पास। अब हमको क्या करना है, ये वन फेज के लिए हो गया, लेकिन हमारे को हर एक स्पीड के लिए 2 फेजेस कंप्लीट करने हैं। यानी एक बार गया ये, एक बार वापस आया, एक बार गया एक बार वापस आया, तो ये कितने हो गए, वन फेज, सॉरी ये क्या वन फेज हो गया, ये 2 फेज हो गया, तो 2 फेज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 फेज, यानी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अराउंड 13 हो जाएगा, है ना। आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 13.33। तो आंसर कितना आ गया 13.33 आवर्स हो गया फॉर द एट द रेट। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया किसके लिए, 6 जब हम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, इसी के लिए भी यूज करना है, इसी के लिए भी यूज करना है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इतना सा पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है, हम डायरेक्टली कर लेंगे। दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट किसके लिए है हमारे पास, 2 फेजेस के लिए एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर के लिए। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअल टाइम यहाँ पे विद एफिशिएंसी करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल टाइम नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं टाइम लिख रहा हूँ, यानी ओवरऑल टाइम। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 30 है, 30 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, कवर कितने में करना है 8 में करना है, मल्टीप्लाई बाय कितने फेजेस है 2 फेजेस है, एफिशिएंसी कितनी है 0.75 है, तो अराउंड कितने में आ जाएगा ये, इट विल बी इक्वल्स टू 10 आवर्स के आसपास आ जाएगा। क्लियर होगा किस तरह से क्या है, अब मैंने डायरेक्टली फॉर्मुला इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है फॉर द 2 पासेस एट द रेट ऑफ, क्या स्पीड थी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक्चुअल टाइम होगा वो होगा किसके बराबर, 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.75। पता लगे ना 2 क्यों लिखा है, फेजेस के लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी इतनी है, क्लियर हो गया। एक्चुअल टाइम मतलब 5 घंटे लग रहे थे, लेकिन जब एफिशिएंसी के साथ किया तो हमें कितने लग रहे थे उसमें टाइम, 6.66 आवर्स जो है हमको टाइम लगा था, है ना। 6.67 लिख दो बेशक इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको कैलकुलेट करते कितना आएगा ओवरऑल, दैट इज 8 आवर्स जो है हमारे पास टाइम लगेगा, 8 आवर्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब एक स्टेप के लिए हमारे को 6 फेजेस कंप्लीट करने थे, और हर एक स्पीड के साथ हमारे को डिफरेंट टाइम लगे। तो इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे, टोटल टाइम फॉर वन स्ट्रिप दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6.67 प्लस 10 प्लस 8, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 31, ठीक है, 31.33 आवर्स, ठीक है। 31.33 आवर्स हमारे पास क्या आ गया फॉर द वन स्ट्रिप आ गया। अब ऐसे ही हमें को क्या करना है, 3 स्ट्रिप्स के लिए करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, दैट विल बी इक्वल टू 94, ठीक है। 94 आवर्स जो है वो टोटल टाइम आ जाएगा। तो अप्रॉक्स हम क्या बोल सकते हैं कि 94 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं जरा, इसका आंसर क्या है। हाँ 84 78 84 90 आवर्स, कितना है हमारे पास 94 है ना, 94 है। तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी विल बी द नियरेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ये 2 के लिए, ये कितना है 4 के लिए, तो 2 हमारे पास में है, तो डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से करना है, ग्रेड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, रोड की लेंथ वगैरह क्या करनी है, क्या यूज करना है, फेजेस एफिशिएंसी क्यों यूज करनी है, फेजेस क्या होता है, एक स्ट्रिप क्या होती है, ये सब जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से आपको इस चीज आपको क्या लगी है पता। अब बात क्या है इसमें, जो क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे से पूछा था कि कितने आवर्स लगेंगे और टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रेड एंड फिनिश 30 किलोमीटर ऑफ रोड फॉर्मिंग विद द विड्थ ऑफ थ्राइस द विड्थ के हिसाब से भी बोला था इसने कि देखो विड्थ यूजिंग द 6 फेजेस ऑफ अ मोटर ग्राड विद द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द सक्सेसिव 2 फेजेस। तो हमको क्या बोला था कि कितना टाइम है वो बताओ हमको, तो हमने बोला कि 96 आवर्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि यहां पे मैं बताऊं आपको, तो फ्यूचर में ये आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से पहले।
फ्यूचर में आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, अभी जो हमने बात की थी, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक अर्थवर्क कैलकुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थवर्क कैलकुलेशन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेंस में आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। आपको क्या पता करना है इसमें सबसे पहले आपको बहुत सारी चीजें, जैसे मास हॉल डायग्राम क्या होता है बेसिकली, है ना, HUL डायग्राम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड। और क्या बोल सकता है, हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है वो आपसे पूछ सकता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो इनसे रिलेटेड जो भी, जैसे प्रोजेक्ट बार चार्ट हो गया हमारे पास, CPM हो गया, PERT हो गया, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब आपसे पूछ सकता है फ्यूचर में। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको लग गया होगा पता कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो रहा है ये, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आउटपुट ऑफ अ मशीन इन कंस्ट्रक्शन आर, बेसिकली जो मशीन का आउटपुट है यानी कितना काम वो कर पाती है, वो उस पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, क्या वो फिजिकल साइट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है? हाँ, ये डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि अगर जो साइट थोड़ी सी क्या है, खुला है, साइट अगर हमारी खुली है और यहाँ पे लेवलिंग भी अच्छे से हो चुकी है और जो हमारी साइट है वो ड्राई भी है, तो वहां पे मशीन को इजिली मूव करना जो है वो फिजिबल होता है, ठीक है। इस केस में क्या है, इजिली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी साइट थोड़ी सी खुली ना होकर थोड़ी कंजस्टेड है, थोड़ी सी रफ है और यहाँ पे जो हमारे पास सॉइल ड्राई थी लेकिन यहाँ पे सॉइल जो है वो सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे जो मूव करने के लिए जो हमको डिफिकल्टी साइन करनी पड़ेगी फॉर द हमारे जितने भी गियर है, फॉर एग्जाम्पल मशीन है, तो हमको यहाँ पे क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो जरूर ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला इट इज करेक्ट, ठीक है। फिजिकल साइट कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द मशीन इन द कंस्ट्रक्शन साइट। क्लियर हो गया, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सेकंड ऑफ ऑल क्या बोला है, कंडीशन ऑफ द मशीन, डेफिनेटली कंडीशन ऑफ द मशीन। अब मान लो आपकी मशीन जो है वो बहुत सही है, ठीक है, अभी नई आई है, न्यू आई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजिली आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको काम जो है वो फास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वो क्या करती जाएगी, डिग्रेड करती जाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब वो देखो स्लो हो गई है ना, जो काम फास्ट करती थी वो थोड़ा स्लो काम कर रही है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जितने भी हमारे ऐसे फैक्टर है जो आउटपुट को डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या वो जरूर इंपॉर्टेंट है। तो जितनी जैसी भी कंडीशन होगी मशीन की वो जरूर इन्फ्लुएंस करेगी उसके आउटपुट को। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, उसके मेथड ऑफ ऑपरेशन का, मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अगर जो कोई स्किल वर्कर करेगा तो वो ज्यादा तेज करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मेथड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कोई भी स्किल ऑपरेटर की, ठीक है, तो जो स्किल ऑपरेटर होगा उसकी वजह से जो भी हमारे ऑपरेशन है वो थोड़े से क्या रहेंगे, हमारे ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू जो अनस्किल वर्कर होगा। तो ये जो है काफी सेफ, ये जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ सॉइल, अब सॉइल जो है मान लो कि वो इजीली कट हो सकती है, अगर वो ज्यादा अच्छे से कट हो जाएगी तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा आउटपुट निकलेगा। लेकिन वहीं पे कोई ऐसी सॉइल है जो कि बहुत ज्यादा, जिसमें हमारे क्या है रॉक्स वगैरह है, तो इसको कट करने में आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है, यानी इसका राइट आंसर विल बी 1 2 3 4 विल बी द राइट आंसर। क्यों, फिजिकल साइड कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, हमारे कंडीशन ऑफ मशीन पे भी डिपेंड कर रहा है, हमारे मेथड ऑफ ऑपरेशन, कोई स्किल कर रहा है कोई अनस्किल काम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। तो वहां पे भी हमारे आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया। फोर्थ वन क्या है, टाइप ऑफ सॉइल, इजीली कट है सॉइल तो ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा, थोड़ी बेकार है सॉइल तो वहां पे हमारे को क्या है, आउटपुट जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये कि आपको इतनी छोटी सी बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, कि मशीन किस किस पे डिपेंड करती है। और आई थिंक कि आप, मुझे पता है कि आपने ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ही क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है ना, नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ नेटवर्क डायग्रामिंग फॉर टाइम शेड्यूलिंग टेक्निक्स। बेसिकली टाइम शेड्यूलिंग टेक्निक से रिलेटेड हमको नेटवर्क डायग्राम में, ठीक है, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नोट्स। आपको पता ही होगा नोट्स क्या है, जो भी हमारा इवेंट्स होता है उसी को हम नोट्स बोलते हैं, ठीक है। इवेंट्स मींस जिसका स्टार्ट और फिनिश हो किसी भी एक्टिविटी का, उसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, एरोस। एरोस क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी एक्टिविटी है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज एरोस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया, कि जो भी हमारा काम हो जाना है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, एरोस रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या बोला कि इन अ नेटवर्क देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल नोड्स एंड द इनिशियल नोड्स मस्ट हैव ओनली आउटगोइंग एरोस। बेसिकली क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल नोड्स, ये गलत है। देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल नोड्स, ये क्या है, पॉइंट हमारा गलत है। मतलब जो भी हमारा नेटवर्क डायग्राम में होता है ना, उसमें हमारे पे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल नोड्स जो है वो पॉसिबल है, मल्टीपल नोड्स आर पॉसिबल इन द नेटवर्क डायग्राम। क्लियर हो गया। जैसे हमारा स्टार्ट नोड होता है, ठीक है, क्या हो गया, एक हो गया स्टार्ट नोड, एक होता है बीच वाला तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट नोड, एक होता है एंड वाला तो उसको बोलते हैं हम एंड नोड। क्लियर हो गया। तो बस एक जो हमारा स्टार्टिंग का वो होता है, बेसिकली जब हम बोलते हैं ना एक स्टार्ट नोड होता है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी इनकमिंग एरो नहीं होता। जब भी हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया तो उसमें कोई भी इनकमिंग नहीं होता, इनकमिंग एरो नहीं होता। और जब हमारा एंड हो रहा होता है नोड्स, तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोई आउटगोइंग होगा, ठीक है, आउटगोइंग। बस ये बेसिक सा रूल है कि देखो कोई इनकमिंग नहीं होगा हमारे स्टार्टिंग नोड्स में और कोई भी आउटगोइंग नहीं होगा हमारे स्टार्टिंग नोड्स में। क्लियर हो गया, इतना छोटा सा पॉइंट। तो ये क्या हमारा गलत है, इन नेटवर्क देयर मस्ट बी ओनली वन सिंगल नोड एंड हैज द इनिशियल नोड मस्ट हैव ओनली आउटगोइंग एरोस, बिल्कुल गलत है, इट्स अ रॉन्ग आंसर। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है, गलत है। तो ये अगर गलत है तो राइट कौन सा हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। नेटवर्क कैन हैव अ मोर देन वन फाइनल एरर, बिल्कुल सही बोला है। एंड इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, दैट इज देयर कैन नॉट बी अ नेटवर्क पाथ लूपिंग बैक इन प्रीवियसली अकर्ड इवेंट, बिल्कुल सही बोला है। ये हमारा क्या है, दीज आर द बेसिक रूल। बेसिक रूल्स के बारे में ये बता रहा है कि हमारे जो क्या है हमारा नेटवर्क डायग्राम है उसमें ये सब यूज होता है। एंड इवेंट कैन नॉट अकर्स अंटिल ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट्स एंड कंप्लीटेड, बिल्कुल सही बोला है। इसमें मतलब कि अगर एक नोड पे तीन खत्म हो रही है, तीन एक्टिविटीज अगर हमारी खत्म हो रही है, तो ये जो लास्ट वाला होगा ये क्या होगा, इसी पे हमारी सारी एक्टिविटीज जो है इन सबकी एंड पॉइंट होगा। क्लियर हो गया। जैसे कि कोई मतलब फॉर एग्जांपल आप मानो पेंटिंग भी वहीं पे खत्म हो रहा है, आपका पेंटिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, ब्रिक वर्क भी आपका वहीं पे खत्म हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, और साथ में इसकी जो बेसिक रूल्स है वो आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। 123 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन, ठीक है, 123। ओके।
समझ में आया? 123 के लिए क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, सारे जितने भी नेटवर्क डायग्रामिंग के कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, एक्टिविटी क्या हो गया, इवेंट क्या हो गया, डमी क्या हो गया, फ्लोट क्या हो गया, स्लैक क्या हो गया। फ्लोट और स्लैक मैंने आपको बता दिया, डमी क्या होता है ये ढूंढो, इवेंट क्या होता है, आपका एक्टिविटी क्या होता है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंटरफेरेंस फ्लोट इज डिफाइन एज, क्या कैसे डिफाइन होता है हमारा इंटरफेरेंस फ्लोट, द अमाउंट ऑफ अ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी मे बी डिले विदाउट कॉजिंग अ डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या है, ये है हमारी टोटल फ्लोट की डेफिनेशन, क्लियर हो गया, कि द अमाउंट ऑफ अ टाइम बाय विच स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी मे बी डिले विदाउट कॉजिंग अ डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी एक्टिविटी को आप कितना डिले कर सकते हो, दैट इज नोन एज द टोटल फ्लोट। समझ में आया? यही इसकी डेफिनेशन है, तो ये टोटल फ्लोट है, इट इज नॉट द इंटरफेरेंस फ्लोट, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, द अमाउंट ऑफ अ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी मे बी डिले विदाउट डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बेसिकली क्या है, ये है हमारी फ्री फ्लोट की डेफिनेशन। फ्री फ्लोट क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी मे बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जो कि उससे आगे आने वाली जो भी सक्सेसिव एक्टिविटी होगी ना, उसको बिना डिले किए हुए आप पिछली एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हो, दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्री फ्लोट। समझ में आया आपको? इंटरफेरेंस फ्लोट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट। डेफिनेटली क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। इंटरफेरेंस फ्लोट क्या होगा, जो भी हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट विल बी एक्सप्लेन्ड एज अ इंटरफेरेंस फ्लोट, क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ अ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी मे बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग और द फॉलोइंग एक्टिविटी। बिल्कुल राइट है, किसका है हमारे पास, दैट इज नोन एज हमारे पास द अमाउंट ऑफ अ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट, इट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो सारी डेफिनेशन आपको सामने दे दी है, बस एक जो इंटरफेरेंस फ्लोट है उसकी पूछी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहीं से आपको देख सकते हैं कि टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, क्लियर हो गया। टोटल फ्लोट में क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन इज आल्सो नोन एज टोटल फ्लोट, क्लियर हो गया, मतलब जो अलाउड नहीं करता विदाउट अफेक्टिंग। यहां पे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन विदाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन शुड नॉट बी अफेक्टेड, शुड नॉट बी अफेक्टेड, क्लियर हो गया। कौन सी फ्री फ्लोट में क्या नहीं अफेक्ट होना चाहिए, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो जो है अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट एक्टिविटी शुड नॉट बी अफेक्टेड, क्लियर हो गया। इंटरफेरेंस फ्लोट में क्या हो सकता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं डिले होगा, डिले होगा, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, नेक्स्ट एक्टिविटी डिले हो सकती है, डिले हो सकती है, क्लियर हो गया। और ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस फ्लोट क्या हो गया, ना तो प्रीवियस ना ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होगी, इट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट फ्लोट, क्लियर हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड आपको और भी चीजें पढ़नी है, जैसे टोटल फ्लोट वगैरह ये सब और भी अच्छे से पढ़ना है, सीपीएम पर्ट वगैरह, तो वो जो है आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। फ्लोट क्या होता है, स्लैक टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, किस तरह से आता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट, वो सब जो है इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आपको डायरेक्टली जो पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट efficiency of a Calpine turbine developing a 3000 kilowatt under a net head of a 5 मीटर, क्लियर हो गया। Calpine बेसिकली यूज भी किसके लिए होता है, 2 से लेकर हमारे 30 मीटर तक की हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द हाई डिस्चार्ज के लिए। इट इज प्रोवाइडेड विद अ ड्राफ्ट ट्यूब विद इट्स इनलेट डायमीटर 3 set 1.6 मीटर above the tail race level. A vacuum gauge connected to a draft tube indicates a reading of a 5 meter of water, assuming the draft tube efficiency is 68% and acceleration due to gravity is 10 9.8 नहीं करनी है, कौन सी करनी है, 10 वाली करनी है, neglecting the head loss in the draft tube। बेसिकली कल्पाइन ट्यूब के बारे में पूछा है, तो कल्पाइन ट्यूब के बारे में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको गिवन डाटा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले बोला है हमको, सबसे पहले बोला इसने आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर कितनी होगी हमारे पास, आउटपुट पावर इज गिवन टू अस, दैट इज 3000 किलोवाट, ओके। फिर क्या बोला है, हमारे पास जो हेड है दैट इज द नेट हेड कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, इट इज गिवन टू अस, दैट इज द 5 मीटर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायमीटर और 3 मीटर, ठीक है। हमको क्या बोला, ड्राफ्ट ट्यूब की जो डायमीटर है, हमें क्या करना है, ड्राफ्ट ट्यूब की जो भी डाया है, डाया कितना दे रखा है मेरे को, दैट इज 3 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, एंड सेट टू 1.6 ऑफ अ टेल रेस। तो टेल रेस बेसिकली क्या बोलना चाहिए, जो भी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है उसका जो हाइट है अबव द टेल रेस इज गिवन टू अस, दैट इज 1.6 मीटर, क्लियर हो गया। और क्या बोला कि ड्राफ्ट ट्यूब की जो एफिशिएंसी है वो 68% है, तो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी जो है दैट इज गिवन एज 68%, क्लियर हो गया। जी की वैल्यू कितनी बोलिए, 10 मीटर पर सेकंड बोलिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, क्लियर हो गया। और हमें क्या बोला है, जो हेड लॉस है उसे हमें निगलेक्ट करना है, हेड लॉस इन dt इज इक्वल टू निगलेक्टेड, क्लियर हो गया, ये चीज पता है। और क्या बोला है, जो भी हमारी टोटल एफिशिएंसी है कल्पाइन ट्यूब की, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, देख रहे हैं आप यहाँ पे कि एक हेड वाटर है, ठीक है, उसको एक पाइप ले जा रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं। ये पेनी स्टॉक कहाँ पे छोड़ती है पानी को, हमारे रनर के ऊपर, यहाँ पे जाती है और यहाँ पे शाफ्ट घूमती है और जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है, क्लियर हो गया। अभी जो हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है, आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमारी टरबाइन है, इस टरबाइन के नीचे जो पानी निकलेगा ना, उसको जो हमारे टेल रेस तक ले जाएगी, वो कौन ले जाएगी, एक पाइप ले जाएगी। इसी पाइप को क्या बोलते हैं हम, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, जो भी हमारा बचा हुआ पानी होता है ना, बचा हुआ जो भी प्रेशर होता है बेसिकली, और जो भी क्या होती है वेलोसिटी की एनर्जी रहती है, वेलोसिटी की जो भी हमारी क्या रहती है, एनर्जी रहती है, उसको भी कौन निकाल देता है, हमारा ड्राफ्ट ट्यूब निकाल देता है, ताकि जो टरबाइन है इसकी एफिशिएंसी क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो टोटल हेड है, क्या है, जो हमारा टोटल हेड है वो किसके बराबर होता है, जो भी हमारा नेट हेड होगा प्लस जो भी हमारी शाफ्ट की एफिशिएंसी होगी, ड्राफ्ट ट्यूब की जो भी एफिशिएंसी होगी, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी ड्राफ्ट ट्यूब होगी, ड्राफ्ट ट्यूब किस पे, जो भी ड्राफ्ट ट्यूब की वैक्यूम हेड होगी, क्लियर हो गया। ये चीज क्या है, फॉर द टोटल हेड के लिए,
ये हमारा किसका है, टोटल हेड का फॉर्मूला है, ठीक है। नेट हेड प्लस जो भी ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी होगी मल्टीप्लाई बाय जो वैक्यूम हेड पे उसका ड्राफ्ट ट्यूब होगा। तो ड्राफ्ट ट्यूब पे जो भी हमारी वैक्यूम हेड होगी उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम हेड कितना दे रखा है आपको, वैक्यूम हेड इज गिवन टू अस दैट इज 5 मीटर। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। तो यहाँ पे जो टोटल हेड है वो टोटल हेड किसके बराबर हो जाएगा, नेट हेड कितना दे रखा है 5 मीटर प्लस एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 0.68 एफिशिएंसी दे रखी है ना ड्राफ्ट ट्यूब की, मल्टीप्लाई बाय ड्राफ्ट ट्यूब की वैक्यूम हेड क्या है दैट इज 5। तो टोटल हेड ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास 8.4 मीटर विल बी टोटल हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको निकालना है टोटल वाटर इनपुट, ठीक है। क्या निकालना है हमको, टोटल वाटर पावर इनपुट, ठीक है। पावर इनपुट लिखो, पावर इनपुट हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है जो भी पावर होती है, जो भी हमारे पास क्या वाटर की पावर है, वाटर पावर जो भी हमारे पास इनपुट में है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है वो, रो जी इंटू डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय हेड। क्लियर होगा, ये क्या है हमारे पास, इट इज दिस। दूसरा क्या है, अगर जो हमें एफिशिएंसी, लेकिन जो हमको डायरेक्टली एफिशिएंसी नहीं निकलेगी इससे, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना है, जितनी भी हमारे पास आउटपुट पावर है जितनी भी हमारे पास डिवाइडेड बाय वाटर पावर इनपुट। क्लियर हो गया। तो आउटपुट की पावर कितनी है हमारे को दे रखी क्वेश्चन में, दैट इज 3000 किलोवाट। किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। रो कितना है हमारे पास, दैट इज द 10⁻3। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास क्या है 8.5, हेड कितना हमारे पास 8.4। क्लियर हो गया। तो टोटल हेड हमने यहाँ पे निकाल दिया 8.4, लेकिन हमारे पास क्या है डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास ये हमारे पास है, देखो जो भी हमारे पास क्यू है ना वो क्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अब जब हमें क्यू की वैल्यू मालूम ही नहीं है, यहाँ से देखते हैं ना, जब क्यू की वैल्यू हमारे को मालूम ही नहीं है यहाँ पे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ पे। जैसे क्यू की वैल्यू हमको यहाँ पे पता ही नहीं है, तो ओवरऑल अगर मैं इस एफिशिएंसी को लिखना चाहूँ तो एफिशिएंसी को कितना लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन मान के मैं क्या कर सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 3 यानी 10⁻6 लिख सकता हूँ ना, 10⁻6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 84100 मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ऐसा करते हैं कि हमारे को एफिशिएंसी तो दे रखी है ऑप्शंस में, है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी देखते हैं। तो अगर जो मैं एफिशिएंसी पहली वाली लूँ 85% और उसके बिहाफ में मैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट करूँ और फिर उसके बिहाफ में मैं एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूँ, अगर वो दोनों मैच हो गए तो मैं क्या बोलूंगा कि पहला ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब अभी देखो, जैसे मेरे को क्यू का पता नहीं है यहाँ पे कि क्यू क्या है, ठीक है। अब मान लो कि एफिशिएंसी जो है लेट अस अज्यूम कि एफिशिएंसी जो है वो फर्स्ट वाली है दैट इज 85% है ना, क्वेश्चन में दे रखी है 85% है, तो हम क्या मानते हैं इसको 85% मान लेते हैं। तो एफिशिएंसी अगर जो 85% होगी और यहाँ पे कितना हो गया 3 × 10⁻6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज निकालते हैं, तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो इसको। डिस्चार्ज की वैल्यू विल बी इक्वल टू 42.02 लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू 0.042 मीटर का क्यूब पर सेकंड जो है डिस्चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गया। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब क्या करो कि सबसे पहले हम वाटर इनपुट देखते हैं, वाटर पावर इनपुट। अब वाटर पावर इनपुट जो है वो किसके बराबर होगा, हमारा रो होगा मल्टीप्लाई बाय जी होगा मल्टीप्लाई बाय क्यू होगा और मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे को हेड है, ठीक है। यही था हमारे पास ये जो यहाँ पे। अब मैं रो अब इन सबकी वैल्यू डालता हूँ 10⁻3 × 10, ठीक है, 10⁻3 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.042 मल्टीप्लाई बाय हेड कितना 8.4 है, 8.4 है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, अराउंड कितना आएगा ये हमारे पास 3.528 किलोवाट जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी कितनी, आउटपुट कितनी पावर दी है हमारे को, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहां पे करता हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितना है 3 1 2 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 किलोवाट है, डिवाइडेड बाय कितना किलोवाट है ना, किलोवाट से किलोवाट पे जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 3.528, ठीक है, 3000, ओके, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितनी आ रही है 850, यहां पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे ना पॉइंट नहीं आएगा, कितना है ये किलोवाट नहीं ये वाट है, ठीक है। 3528 वाट आ जाएगा यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, तो इसको मिटा दो, ठीक है। तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी 0.85 आ रही है ना, हाँ वही तो। एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.85, यानी ये मैच कर रही है हमारे से जो भी हमारे पास डिस्चार्ज आया 85 से। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द एफिशिएंसी ऑफ अ ड्राफ्ट ट्यूब विल बी इक्वल्स टू, सॉरी ड्राफ्ट ट्यूब की नहीं, एफिशिएंसी ऑफ द हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन विल बी, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन विल बी इक्वल्स टू कितनी है 85 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है जिसमें आपको क्या है ऑप्शन से देख के आपको आंसर जो है निकालना पड़ता है। तो इजी क्वेश्चन था, आप ऑप्शन देख के 85 से डायरेक्टली निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास डिस्चार्ज नहीं गिवन था। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 125 आपको क्लियर हो गया किस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। इन सबको मैं मिटा देता हूँ, आपको पता लग गया होगा ये कैसे आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और द ओनर, ठीक है, as the case may be which they could not foresee or the reasonable amount of diligence could not have foreseen and which subsequently affects the performance of the contract is known as, बेसिकली क्या पूछ रहा है हमारे से, ये बोल रहा है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और जो हमारे ओनर है, अभी जो भी इन दोनों के कंट्रोल के बाहर है ना जो भी चीज, उसे क्या कहते हैं। दूसरा जिसे वो क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो पूछ रहा है। और तीसरा ये कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसके काम को डायरेक्टली जो है अफेक्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं। समझ में आया क्या है क्वेश्चन हमारा कि क्या क्या हमने यहाँ पे बोला। दूसरा अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोला कि लेटर ऑफ इंटेंट। अभी लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, यानी LOI, लेटर ऑफ इंटेंट होता है मतलब आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको मैंने दे दिया पहले ही, मतलब पहले ही कोई भी क्लॉज नहीं बनाया, कोई भी हमारा टर्म्स या कंडीशन नहीं बनाया और कोई भी हमने क्या नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। अभी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बनाया, लेकिन जब कोई भी हमारा ओनर है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोले कि तुम्हें ना हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तुम्हें मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने मतलब देने जा रहे हैं हम, पर एक्चुअल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वो साइन नहीं हुआ होगा, तो उस पूरी चीज, जब उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इस मतलब जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एलओआई बोलते हैं। तो एलओआई में ना कोई भी हमारी क्या नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी लीगल बाइंडिंग होती है ना वो नहीं होती है। एलओआई मींस टू से कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, मान लो कि मैंने आपको क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब आप ऐसा करो, अब आप अपना सामान लाओ और आप क्या करो, मोबिलाइज करना शुरू कर दो। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन एलओआई हमने पहले बोल दी, तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, समझ में आया लेटर ऑफ इंटेंट क्या है। तो ये क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये सही ऑप्शन, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट और यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली। जब लेटर ऑफ इंटेंट है वो बेसिकली क्या है, उसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं है ना, सबसे पहली बात, इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं है। अब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई डिले हो तो इसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है लेटर ऑफ इंटेंट का, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रॉन्ग आंसर, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या बोला इसने, लिक्विडिटी डैमेज। अभी लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है बेसिकली, जब हम लिक्विडिटी क्या होता है, जब भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर, जब भी हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो जब टाइम पर काम कंप्लीट नहीं करता है तो ओनर क्या एक फिक्स पेनल्टी लगा देता है उस पे। अभी जो फिक्स पेनल्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखी होती है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लिखा होता है कि ये आपकी फिक्स पेनल्टी रहेगी अगर जो काम है आप क्या नहीं करो, कंप्लीट नहीं करो। समझ में आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें कि ये तब लगती है जब भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो डिले करता है काम को, या फिर कोई भी गलती की वजह से डिले हो जाए तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फिक्स पेनल्टी लगा सकते हो। दैट इज ऑल्सो नोन एज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बोला कि आपको 5,000 रुपए पर डे जो है वो पे करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। ये ऑन अ डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी डैमेज क्या हो गया, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट काम कंप्लीट नहीं करेगा टाइम पे तो हम एक फिक्स पेनल्टी लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी डैमेज बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ना बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से भी हो सकता है, तो या तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती की, खुद की गलती की वजह से हो, दूसरा जो भी नेचुरल क्लैमिटी है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल क्लैमिटी के लिए अप्लाई नहीं होता, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है उसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइंडिंग होता है। कोई भी नेचुरल क्लैमिटी होगी, अर्थक्वेक आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, कोविड लग गया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जितने भी हमारी चीजें हैं वो सब के लिए ये लगता नहीं है, लिक्विड डैमेज जो है रॉन्ग आंसर है। दोनों क्या है हमारे पास, रॉन्ग आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, दैट इज द फोर्स मेजर। बेसिकली ये जो फोर्स मेजर है ना, इसकी फ्रेंच टर्म मींस जो भी हमारे पास क्या है, सुपीरियर फोर्स। सुपीरियर फोर्स, अब नाम से ही समझ रहे होंगे, सुपीरियर फोर्स ऐसी फोर्सेस जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपके अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वॉर हो गई, गवर्नमेंट का लॉकडाउन हो गया, साइक्लोन हो गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो वो सब जो है बेसिकली कैसे में आता है, सुपीरियर फोर्स में आ जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डिले के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके हाथ में नहीं है ये चीज, है ना। तो ये क्या, ना तो ये हमारा लिखा होता है क्लॉज में मतलब ऐसा नहीं लिखा होता है कि आपको जो भी सुपीरियर फोर्सेस की वजह से कोई भी अगर डिले आए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उसके बेसिस में आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हो। उन्होंने ऐसे बोले कि भाई अर्थक्वेक आ गया तो क्या हुआ, घर नहीं बनाना, पर उसके बेसिस पे आप ही नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ना ही हमारे ओनर का हाथ, ना ही इसमें कॉन्ट्रैक्टर का हाथ होगा, ना ही किसी ओनर का कंट्रोल होगा। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। वारंटी पीरियड क्या होता है, वारंटी पीरियड ऐसे आपने घर बना दिया, अब 1 साल तक जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आएगी वो सारा रिपेयर आप फ्री में करोगे, उसको बोलते हैं वारंटी पीरियड। क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी द फोर्स मेजर, मतलब जितने भी आपके सुपीरियर फोर्सेस है उन सबको मेजर करने के लिए। समझ में आ रही है, सब इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, इन सबको मैं मिटा देता हूं। तो ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता नहीं भी पता होगा तो अब आपको पता लग गया होगा। क्लियर हो गया, कौन सा राइट आंसर हमारा, फोर्स मेजर हो गया, राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे एक्ट ऑफ अ गॉड हो गया, एक्ट ऑफ अ गॉड, ठीक है, एक्ट ऑफ अ गॉड, दूसरा फोर्स मेजर हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज बतानी है आपको। दूसरा कोई मतलब ये मेंस में आ सकता है ऐसा लिख के, जो भी हमारे क्या है एग्जॉस्टिव डेज होते हैं उसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लॉ होता है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें तो यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट बियॉन्ड व्हिच द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। फिर इस बोला ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज भी करते जाओ पर जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो बढ़ेगा नहीं आपका। ऐसा होता है ना कि एक टाइम तक आप जितना भी पैसा बढ़ा सको तो एक प्रोजेक्ट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बोले कि जो डायरेक्ट कॉस्ट तुम बहुत ज्यादा भी बढ़ा दोगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आप जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ाओ वो पॉइंट के बाद आप क्या नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर के लिए सबसे पहले सब देखना पड़ेगा क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है बेसिकली, ये वो ड्यूरेशन होती है ना जब आप नॉर्मल स्पीड से काम करते हो, यहाँ पे देयर विल बी नो एक्स्ट्रा मनी होता है, ठीक है, और ना ही नो अर्जेंसी। इसमें जो कॉस्ट होती है वो भी क्या रहती है, हमारी कॉस्ट विल बी नॉर्मल, कॉस्ट क्या रहती है, नॉर्मल होती है। और इससे ज्यादा अगर मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा अगर मुझे काम कराना है ना तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत आंसर, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेसिकली, जो नॉर्मल जो हमारा क्या है नॉर्मल ड्यूरेशन है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली, इट इज नॉट अ फाइनल लिमिट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज रॉन्ग। हमारे को तो वो चाहिए, वो लिमिट चाहिए जहां के बाद आप क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते आप टाइम को, चाहे जितना डायरेक्ट कॉस्ट करो। तो ये फाइनल लिमिट नहीं है, फाइनल नॉट अ फाइनल लिमिट, ठीक है। ये क्या है, एक क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने क्या किया, नॉर्मल ड्यूरेशन पे काम किया, नो एक्स्ट्रा मनी, इसमें मतलब फाइनल पॉइंट की बात ही नहीं की है। क्लियर हो गया। ऑप्टिमम ड्यूरेशन भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, ये बेसिकली क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। टोटल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट प्लस जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब इस ड्यूरेशन पे अगर जी काम इस ड्यूरेशन से अगर आप कम भी करोगे या फिर ज्यादा भी करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी आपकी।
क्लियर हो गया, ये मिनिमम है ड्यूरेशन। तो बेसिकली क्या है, ये कोई भी हमारी फाइनल क्रैशिंग का मतलब नहीं है, तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज आल्सो नॉट अ फाइनल क्रैशिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसके लिए, इस रिगार्डिंग के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, दैट इज द पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन। पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन बेसिकली कहां यूज होता है, पर्ट में यूज होता है। क्या ये जो पर्ट टेक्निक में ना उसमें यूज होता है। जो सबसे बुरा सिनेरियो होता है ना, तब जो प्रोजेक्ट जो है हमारा कितने दिन तक कंप्लीट होगा ना, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिले के लिए यूज हो रहा है। हमें तो क्या करना है, मिनिमम डिले करना है ना, मतलब हमें टाइम को डिक्रीज करना है ताकि हम डायरेक्ट कॉस्ट बेशक इंक्रीज हो जाए। तो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लास्ट वन क्या है, क्रैशिंग ड्यूरेशन। क्रैशिंग ड्यूरेशन बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन होता है, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि क्या कर सकते हो कि इससे ज्यादा आप टाइम ना कम नहीं कर सकते, ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब इससे ज्यादा आप कम कर ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो काम है वो मैक्सिमम स्पीड से होता है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कि ये क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट और राइट आंसर क्या है। सबसे पहली बात, जो हमारे पास पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम का है, हमको मिनिमम ढूंढना है। यही चीज हमको यहाँ पे बोली, चाहे डायरेक्ट कॉस्ट जितनी बढ़े। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होती है, और मिनिमम ड्यूरेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो गया। तो 127 से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हमारा क्रैश ड्यूरेशन। समझ में आया आपको। अब इसे क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि हमारी कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ चार्ट, ट्रेड ऑफ चार्ट। अब ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे और यहीं से पढ़ सकते हो आप। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारे डिफरेंस है, जैसे कि नॉर्मल हो गया वर्सेस जो भी हमारा क्या है क्रैश है, वर्सेस जो भी हमारा ऑप्टिमम ड्यूरेशन है। अब इन सारे ड्यूरेशन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्या हो गया कि प्रोजेक्ट को क्रैश कैसे करते हैं। फोर्थ वन क्या हो गया, जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप पढ़ सकते हो। सीपीएम पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, समझ में आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या हो गया, पेसिमिस्टिक क्या हो गया, ऑप्टिमम क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हैज नॉट इंपॉर्टेंट बीन फाउंड टू बी द मच प्रैक्टिकल वैल्यू इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू ऐड ऑन नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा है वैसे, सबसे पहले कौन सा देखते हैं हम, ये देखते हैं गेम थ्योरी मॉडल। ये गेम थ्योरी मॉडल बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा गेम थ्योरी होता है ना, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली किसका होता है ये कॉन्सेप्ट, दैट इज फॉर द इकोनॉमिक हो गया, और साथ में क्या है हमारा जो भी हमारा स्ट्रैटेजिक हमारा डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट में यूज होता है। समझ में आया क्या है ये हमारा गेम थ्योरी मॉडल। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि दो या दो से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा जो जितनी भी हमारी पार्टीज होती है ना, इन पार्टीज के बीच में जो भी हमारा कंपटीशन रहता है या फिर हमारा कोऑपरेशन रहता है, कंपटीशन एज वेल एज द कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन के लिए क्या है, डिसीजन को एनालाइज करता है कौन, हमारा गेम थ्योरी मॉडल। क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो भी हमारा रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन होता है ना, रियल लाइफ जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें ना मल्टीपल अननोन्स होते हैं पहली बात तो। दूसरा क्या हो गया, हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल साइट्स के जो भी डिलेज होते हैं। दूसरा क्या हो गया, हमारी चेंजिंग मैन पावर की वजह से, और जितने भी हमारे मटेरियल इश्यूज होते हैं ना उसमें यूज होता है। क्लियर हो गया। तो जितने भी रियल लाइफ हमारे कंस्ट्रक्शन होंगे उसमें जो मल्टीपल अननोन्स होते हैं, मल्टीपल अननोन्स होंगे पहली बात तो। दूसरा जो है हमारा क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल साइट्स की डिलेज। क्लियर हो गया। और तीसरा क्या है, दैट इज द चेंजिंग मैन पावर, और जितने भी हमारे मटेरियल इश्यूज होते हैं वो उसमें यूज होता है। क्लियर हो गया। अभी जो गेम थ्योरी है ना, ये प्रैक्टिकल लेवल पे तो हमारा ठीक है, लेकिन जो हमारी फील्ड में है ना, फील्ड में ये कोई भी हमारे प्रैक्टिकली अप्लाई करना जो है थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये क्या हो सकता है, एक राइट आंसर हो सकता है हमारा। तो गेम थ्योरी मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली तो हमारा लगाना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन हम थ्योरेटिकली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, गेम थ्योरी मॉडल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी और सारे जितने भी मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। समझ में आया। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या है ये फ्राइडमैन्स मॉडल। अभी फ्राइडमैन मॉडल्स बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है इसमें जितने भी हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, या फिर हमको डिसीजन लेना है किसी भी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट में हमको कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए फ्राइडमैन मॉडल्स जो है वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो बजटिंग का काम हो गया हमारा, या फिर हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो भी हमारे कॉन्सेप्ट या फिर डिसीजन होते हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा फ्राइडमैन मॉडल्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली क्या है, यूज होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, ये बोला कि जो प्रैक्टिकल यूज नहीं होते हैं, जो एड ऑन नहीं करते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो क्या है, वो बताओ हमें कौन सा है। तो वो गेम थ्योरी मॉडल जो है वो परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी होगी तो, या फिर डिसीजन मेकिंग हो गया, जितने भी हमारे मटेरियल के इश्यूज हो गए, या फिर हमारी चेंजिंग मैन पावर होगी, इन सब में जो है वो थ्योरेटिकली तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लियर हो गया। तो गेम थ्योरी क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। और जितने भी जैसे गेट मॉडल्स हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन में क्या यूज होते हैं, जितने भी हमारे फोरकास्टिंग वगैरह होगी, कॉस्ट की फोरकास्टिंग होगी, इन सब में क्या होता है, यूज होता है हमारा क्या, दैट इज द गेट मॉडल। क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल की, तो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल बेसिकली जो भी हमारे पेमेंट वगैरह मॉडलिंग होती है ना, उन सब में यूज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि और जो गेट मॉडल था वो बेसिकली क्यों होता है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट में प्रोडक्टिविटी होगी, साथ में जो भी हमारे मैनेजमेंट हो गए, उन सब के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जो भी हमारी रिसोर्स एलोकेशन होते हैं, और जो भी हमारी क्या है टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ होती है, उन सब के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेशली क्या होता है वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी यूज होता है, कैश फ्लो भी होता है हमारा, गेम थ्योरी नहीं होता है, लेकिन हमारा फ्राइडमैन मॉडल्स जो है वो यहाँ पे यूज होता है। समझ में आया कि क्या क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या, अच्छा इसमें यूज क्या होंगे फ्यूचर में, क्या क्या पूछ सकता है आपसे, गेम थ्योरी की लिमिटेशन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे गेम थ्योरी ना, इसकी लिमिटेशन के बारे में पूछ सकता है, हमको फ्राइडमैन के बारे में पूछ सकता है, हमको जो भी हमारा कैश फ्लो बेस्ड मॉडल है इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब इनसे जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आरओआई का बना हो, चाहे हमारा क्या हो ब्रेक इवेंट पॉइंट हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
दैट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर लो लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या होगा वो लो लेबर प्रोडक्टिविटी? मतलब ऐसे वर्कर, या फिर क्या बोलूं मैं ग्रुप के बारे में बोलूं, जो मतलब कितना आउटपुट दे रहा है एक यूनिट टाइम में, जैसे कि 1 घंटे में या फिर 1 दिन में वो कितना आउटपुट दे रहा है, वो क्या है बेसिकली एक तरह का लो प्रोडक्टिव और बेसिकली लो प्रोडक्टिव लेबर की बात की जा रही है। और दूसरा क्या है कि जो भी हमारा लो प्रोडक्टिव होगा उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि जो हमारा काम है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारा जो सुपरविजन है जो कि ऊपर से देखेगा कि क्या क्या काम हो रहा है, सुपरविजन जो है वो थोड़ा सा क्या है वीक है, वहां पे डायरेक्शन भी नहीं है, इतना दे रखी कि ये काम करो इस तरह से करो, तो वो सब जो है लो लेबर प्रोडक्टिविटी में आता है। क्लियर हो गया? और जो वर्कर्स का हमारे क्या है, जो भी मोटिवेशन है वो कम है, यानी डीमोटिवेटेड है, जो भी हमारी साइड की प्लानिंग है वो थोड़ी सी पुअर है। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली उनका रीजन क्या हो सकता है कि हमारा जो है टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ है कोई भी काम। क्लियर हो गया? सुपरविजन हमारी वीक है, जो भी हमारा डायरेक्शन है मतलब कि किस तरह से काम करना है, इसके बाद कौन सा काम करना है, तो डायरेक्शन भी उनकी पूरी रहती है ओवरऑल। ठीक है? और जितना भी हमारा क्या है जो भी साइड की प्लानिंग है वो भी हमारी पूरी रहती है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारी लो प्रोडक्टिविटी है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द लो लेबर प्रोडक्टिविटी। कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं है उसके लिए? सबसे पहली कौन सी हमारी कि अनप्रोडक्टिव टाइम। अभी जो अनप्रोडक्टिव टाइम है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मतलब आंसर नहीं है ये, मतलब ये बोल रहा है नॉट बोल रहा है ना, लेकिन करेक्ट किसके लिए? लो लेबर प्रोडक्ट के लिए करेक्ट है। मतलब कि जो वर्कर है, वर्कर का जो काम चालू नहीं हो रहा है, यानी जो वेटिंग पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मटेरियल जो है वो अभी नहीं आया है, तो ये क्या अनप्रोडक्टिव टाइम जो है बिल्कुल राइट आंसर है फॉर द लो लेबर प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो अनप्रोडक्टिव टाइम मतलब बिल्कुल सही बोला। क्लियरली हम आपको ये शो करेगा कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी को कौन शो करेगा? अनप्रोडक्टिव टाइम करेगा। क्लियर हो गया? वर्कर्स हाई मोराल, अभी बेसिकली क्या है, ये राइट आंसर है। मतलब इस केस में ये राइट आंसर है। जो भी हमारा मोराल होगा अगर वो हाई होता है, ठीक है, मतलब उनका जो मोटिवेशन है वो ज्यादा है, एंथुसियाज्म जो है वो ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो अगर वो अच्छी होगी तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्किंग हाई मोराल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने बात की लो लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो मैंने क्या बोला कि इनका जो मोटिवेशन रहता है वो जनरली क्या रहता है? लो रहता है, जस्ट बिकॉज वो लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि उसमें सुपरविजन नहीं है, कोई इनको देख नहीं रहा है काम करते हुए टाइम। तो ये जो है हमारे लिए क्या है? लो लेबर प्रोडक्टिविटी। वर्कर हाई मोराल, जिनका मोराल ही हाई होगा, मींस टू से कि उनका जो मोटिवेशन है वो भी ऑटोमेटिकली हाई रहेगा, काम करने के लिए उनका मोटिवेशन हाई रहेगा, तो उस टाइम पे जो हमारा काम होगा वो हाई प्रोडक्टिव काम होगा, लो लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी दिस। ठीक है? वर्किंग हाई मोराल विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अगला क्या है कि पुअर प्री वर्किंग प्रेपरेशन बाय अ सुपरविजन। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर जो सुपरवाइजर ने काम शुरू होने से पहले साइट या मटेरियल की प्लानिंग नहीं की है, तो वर्कर आइडियली वेट ही करेगा ना, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है इन द सेंस ऑफ लो लेबर, क्वेश्चन की सेंस में गलत है, लेकिन लो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए ये बिल्कुल सही है कि जब हमारा कोई सुपरविजन ही नहीं कर रहा है, हमारा प्लानिंग ही अच्छे से नहीं हो रही है, तो काम जो है लो प्रोडक्टिविटी वाला ही हमारा काम रहेगा। तो सिंपली जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी इस केस में? रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि प्रोडक्टिविटी लूज हो रही है कि नहीं। अगर जो हो रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर वो होगा जहां पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्वेश्चन में आ दिया हुआ। समझ में आया क्वेश्चन क्या था हमारा? रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है? सेकंड ऑफ ऑल आपसे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है कि वर्किंग हाई मोरल बेसिकली किसको लीड करता है, अनप्रोडक्टिव टाइम किसको लीड करता है, पुअर प्री वर्क प्रिपरेशन बाय सुपरवाइजर जो है वो किसको लीड करता है, वो सब जो है आपसे पूछ सकता है। ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 130 विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये? कंसीडर द फॉलोइंग बेसिक कॉजेज ऑफ अ एक्सीडेंट इन अ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। कौन कौन सा है कि पर्सन या फिर कोई मटेरियल है फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, चाहे आप नीचे हो, आपके ऊपर कोई मटेरियल गिर जाए, या फिर कोई मटेरियल किसी इंसान के ऊपर गिर जाए, या फिर इंसान कहीं ऊपर से नीचे गिर जाए, तो वो क्या है? एक एक्सीडेंट पे ही माना जाएगा सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। पर्सन बीइंग स्टक और ट्रैप्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मटेरियल आपके ऊपर गिर गया, कोई भी चीज जो है आपके ऊपर गिर गई, आप स्टक हो गए कहीं पे, तो वो क्या है? इट विद आल्सो एक्सीडेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फॉल क्या है कि पर्सन स्टेपिंग और ऑन और स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, ये भी एक तरह का एक्सीडेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब जितने भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कवर द प्रोविजन फॉर अ डेली वर्किंग आवर्स के लिए भी करता हो, हॉलीडेज के लिए भी करता हो, और ओवर टाइम पेमेंट के लिए भी वो क्या करता हो? हम इस प्रोविजन को कवर अप करता हो। क्लियर हो गया? जब हम बात करते हैं किसकी? द मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट किस पे मेन फोकस करता है? ये हमारे को मेन फोकस करता है कि कम से कम मिनिमम वेजेस मींस से कम से कम एक जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी जो है वो किसी न किसी लेबर को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि भाई 350 रुपए पर डे जो है वो क्या है? उसकी मिनिमम सैलरी है किसी भी हमारे अनस्किल्ड वर्कर के लिए। क्लियर हो गया? तो मिनिमम वेजेस एक्ट का मेन फोकस क्या है कि कम से कम कितनी सैलरी जो है वो देनी चाहिए, मतलब एक तरह की क्या करती है ये? गारंटी देती है लोगों के लिए। क्लियर हो गया? जैसे एमएसपी है वैसे ही क्या है हमारे पास? मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो इसका फोकस तो नहीं है, इसका फोकस ये थोड़ी ना है कि वर्किंग आवर्स आपके पास कितने हॉलीडेज है, ओवर टाइम पेमेंट्स के लिए यूज होता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक वेजेस का जो बेसिक है उसके बारे में बात करता है, हमारे ये वर्किंग आवर्स वगैरह सब इन सब के लिए बात नहीं करता। तो इट विल बी द रॉन्ग आंसर। क्लियर हो गया? सेकंड ऑफ ऑल क्या है? द पेमेंट ऑफ अ वेजेस एक्ट। अच्छा, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है बेसिकली क्या है? ये एक्ट इंश्योर करता है जो वर्कर्स है उनकी सैलरी को टाइम पे देने के लिए, सैलरी को क्या टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए। कौन ये वाला एक्ट जो है हमारे मेन फोकस क्या है इसका कि जो भी सैलरी है उनको टाइम पे मिले किसी भी हमारे वर्कर्स के लिए। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? जो भी हमारी डिडक्शन है, जैसे पैसों की डिडक्शन होती है, तो वो ना लीगली हो, इलीगली ना हो। मतलब ऐसे हो कि भाई उसने काम नहीं किया है किसी और चीज के लिए, तो वो लीगली या फिर इलीगली ना हो, वो चीज को कौन इंश्योर करता है? हमारा पेमेंट ऑफ अ वेजेस एक्ट करता है। क्लियर हो गया? अभी जो सैलरी देने की टाइमिंग और मोड को रेगुलेट करता है, ना कि किसी भी वर्किंग आवर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? अलग से गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसको मैं यहां से रब कर देता हूं। सेकंड लास्ट वन क्या है हमारा? लास्ट वन इज सेइंग कि जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है बेसिकली ये क्या है? ये जो एक्ट है मेनली जो है लेबर यूनियन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है? उनकी जो राइट्स है, उनकी जो रेगुलेशन है, उन सबको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जो भी उनकी राइट्स होगी, लेबर्स की जितनी भी राइट्स है उन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये वर्किंग आवर्स या फिर कोई भी हॉलीडे से डायरेक्टली क्या नहीं करता, उनको संभालता नहीं है। तो वी कैन नॉट से कि भाई ये राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फैक्ट्री एक्ट।
क्लियर हो गया। फैक्ट्री एक्ट क्या है हमारे पास, राइट आंसर है इसका। क्यों होगा राइट आंसर, क्योंकि देखो जो भी हमारा फैक्ट्री एक्ट है ना वो क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, उसका मेन फोकस क्या है फैक्ट्री एक्ट का। सबसे पहली बात कि जो भी हमारी डेली वर्किंग आवर्स है, डेली वर्किंग आवर्स है वो कितने होते हैं ऑलमोस्ट हमारे लेबर्स के लिए, दैट इज फॉर द 9 आवर्स। 9 आवर्स इन अ डे शुड बी अ डेली वर्किंग आवर्स। कौन प्रोविजन, कौन करता है मेनली फोकस, ये फोकस करता है हमारा, दैट इज इक्वल टू द फैक्ट्री एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट। क्लियर हो गया। जो भी डेली वर्किंग आवर्स है, जो भी हमारे क्या वीकली वर्किंग आवर्स है, वीकली वर्किंग आवर्स मतलब 48 आवर्स, 48 आवर्स जो है इन अ वीक जो है एक लेबर जो वो काम करेगा। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारा रेस्ट इंटरवल है, हर 5 घंटे बाद उनको क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए काम करने के बाद। यानी बोल सकते हैं कि जो हाफ एन आवर का जो उनको रेस्ट मिलेगा आफ्टर द 5 आवर इन अ 5 आवर वीक, 5 आवर वर्क। क्लियर हो गया कि हर 5 घंटे बाद उनको एक रेस्ट इंटरवल जो है वो देना जरूरी है। क्लियर हो गया। ओवर टाइम की पेमेंट को कौन देखता है, यही देखता है। ओवर टाइम पेमेंट को भी कौन देखता है, यही देखता है। फॉर एग्जांपल किसी ने 9 घंटे ज्यादा काम कर लिया है, ठीक है, एक दिन में अगर 9 घंटे से ज्यादा काम कर लिया। सेकंड ऑफ ऑल जो 48 आवर्स है उनसे भी ज्यादा पूरे एक वीक में उससे भी ज्यादा अगर वो काम करता है तो उनको जो है डबल पेमेंट जो है देनी चाहिए। ठीक है, ये कौन देखता है, हमारा फैक्ट्री एक्ट देता है। अब देते नहीं देते वो सब तो अब सबको ही पता है। फिफ्थ वन क्या हो गया, जैसे हमारी हॉलीडेज होती है तो वीकली हॉलीडेज को कौन इंश्योर करेगा, हमारा फैक्ट्री एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। वैसे कौन सी हमारी चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर ये। अब ये क्या बोलती है हमारी कि जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह है वो सब क्या होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर के लिए रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ये भी कौन देखता है, हमारा फैक्ट्री एक्ट देखता है। कोई भी सेफ्टी होगी प्लस जो भी उनका हेल्थ होती है ऑफ द वर्कर्स वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वो इंपॉर्टेंट है फॉर द जो भी हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है उन सब के लिए। ठीक है, अनस्किल्ड स्किल्ड लेबर उन सब के लिए। और ये कौन इंश्योर करेगा, हमारा फैक्ट्री एक्ट इंश्योर करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वर्किंग आवर्स को भी देखता हो, जो हमारे हॉलीडेज को भी देखता हो, जो ओवर टाइम के लिए पैसा भी देता हो, तो वो सब कौन देखेगा हमारा, दैट विल बी दैट कौन सा वो प्रोविजन किसमें आएगा हमारे पास, दैट विल कम इनटू द फैक्ट्री एक्ट। क्लियर हो गया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, जैसे ये फ्यूचर में हमारे से क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है, बेसिकली फैक्ट्री एक्ट कितना है 1948। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये वाला एक्ट के अंदर जितने भी होते हैं, जैसे कि उसमें बोल दिया मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, ओवर टाइम की जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो पूछ सकता है, जो भी उनकी हेल्थ है, सेफ्टी है और जितनी भी हाइजीन की रिक्वायरमेंट है वो सब कौन देखता है, हमारा फैक्ट्री एक्ट वगैरह देखता है। अब इसमें जितने भी हमारी वर्किंग वेलफेयर वगैरह है, कैंटीन हो गया, कुछ और हो गया, वो सब जो है इसमें आते हैं। अब ये क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इनमें से आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है आजकल चल रहा है। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल यूपीएससी ऐसी चीजें जो है कंसीडर करता है, जैसे कि BOCW बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट। क्लियर हो गया। अब ये जो एक्ट है ये बेसिकली क्या है, ये आपको हमारी जो क्या बोलते हैं सेफ्टी होगी, वेलफेयर हो गया, जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन होगी और जितने भी हमारी कलेक्शन वगैरह है ये सब जो इसी में आते हैं। अब ये एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। तो ये भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये जो हमारे को मिनिमम वेजेस वाला है ना, मिनिमम वेजेस वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ये भी कब हुआ था, 1948 में हुआ था ये भी, है ना। फिफ्थ वन क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। वेजेस एक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो किसमें होता है, 1936 में। क्लियर हो गया। सिक्स्थ वन क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास CLRA है, CLRA मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। क्लियर हो गया। ये वाला जो एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेजेस देखता है, सेफ्टी को देखता है, फैसिलिटीज को देखता है। ये सब जो है आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा है हमारे पास, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट है तो ये हमारे पढ़ना जरूरी है। क्लियर हो गया। और ऐसे बहुत सारे जो है यूपीएससी फॉलो करता है, इतने इंपॉर्टेंट है। अब ये सब जो है आपको अच्छे से पढ़ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आपको मैं बता देता हूं, फिर पढ़ते आगे। क्या बुराई है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ, इसको पहले मिटा दूं, चलिए यहाँ पे देख लेते क्या है ये, कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इन अ सी वेयर द प्रेशर इंटेंसिटी इज दिस एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर इज। बेसिकली हमारे को क्या है, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर नहीं दे रखा है ना, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर हमारे को यहाँ पे गिवन नहीं है। यानी हमारे को क्या है, किसी भी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट गिवन टू अस। ठीक है, इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया। डेंसिटी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है मेरे को, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सी वाटर इज 1.025 जो है दे रखी है। क्लियर हो गया। डेंसिटी ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ तो हमारे को क्या मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर हो गया, हमको डेंसिटी मिल गई। हमारे को डेंसिटी नहीं पता थी ना, क्यों नहीं पता थी, देखो सबसे पहली बात क्या, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। इसने बोला कि ऐसा पॉइंट है ना हमारे, अगर जब मैं सी वाटर की बात करूं, ये क्या है, सी वाटर। इस सी वाटर में कहीं पे ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1.006 मिलियन, 10⁻6 मिलियन जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो है जहां पे ये पानी है, जहां पे प्रेशर है, वो सी वाटर है। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है हमें नहीं दे रखी, हमें क्या दी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे को पता लगा कि भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ये चीज आपको पहले ही पता है। अब जो प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे दे रखा 1.006 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मिलियन दे रखा है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू डेंसिटी। अभी डेंसिटी किसकी करनी है, आपको सी वाटर की यूज करनी थी, तो डेंसिटी कितनी है सी वाटर की, दैट इज इक्वल टू 1.025 इंटू 10⁻3। क्लियर हो गया। जी की वैल्यू कितनी बोली यूज करने के लिए, यहाँ पे जी की वैल्यू अगर नहीं बताइए तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 9.81 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय हमें क्या फाइंड आउट करना है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द डेप्थ, डेप्थ माने h, तो h अगर हमें फाइंड आउट करना है तो h डायरेक्टली निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 100 आ जाएगी, है ना। कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.006 इंटू 10⁻6 होल डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1.025, है ना। 100.0
100.04 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके आसपास का क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना था, इसमें बस प्रेशर की वैल्यू को पुट करना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगना था और इजीली जो है आप इसको टैकल कर सकते थे। इतना टफ क्वेश्चन तो था नहीं कि इसमें बहुत बड़े फॉर्मुले लगने, बस आपको सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब फ्यूचर में क्या पूछ सकता है आपसे, इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है कि देखो जो भी हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर थ्योरी है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इक्वल टू रो जी होता भी है कि नहीं है। क्लियर है, ये भी पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, और आपको क्या पता होना चाहिए जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं इन द डैम्स हो गया, अभी वाटर से रिलेटेड है, तो डैम्स भी आ सकता है इसमें, सबमरीन आ गया, पाइपलाइंस आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इसी से रिलेटेड आते हैं और यही क्वेश्चन जो है आगे फ्यूचर में भी हमारा जो यूपीएससी है वो पूछ सकता है। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पता लग गया आपको क्या करना है, जितने भी हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर के जितने भी हमारे फॉर्मुले हैं, साथ में आपको डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से करनी है। क्लियर हो गया। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रेशर है और जो एप्लीकेशन है डैम या फिर सबमरीन या फिर पाइपलाइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में पूछ सकता है। समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। 100 इसका आंसर होगा, है ना। तो राइट आंसर विल बी 100 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, which one of the following pressure gauge is most accurate device and is used for precision work and calibration for other calibrating the other pressure gauge। तो कौन सा होगा आपके पास, कौन सा होगा बताओ इसमें। क्या वो डेड वेट प्रेशर गेज होगा, डेफिनेटली यही होगा। ये क्या है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर गेज है इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या दे देगा, एक रिफाइन वैल्यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे देगा, जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि डेड वेट है, डायफ्राम है, या फिर वैक्यूम है, या फिर हमारा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको खुद पढ़ना है। क्लियर हो गया। ठीक है। वेरी एक्यूरेट कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है। पिस्टन वगैरह इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ, पहले इसको मैं मिटा लेता हूं यहां से। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डाया। ठीक है। तो यहाँ पे डाया की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द डाया गिवन टू अस। ठीक है। अंडर अ प्रेशर, तो प्रेशर कितना दे दिया हमको, प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर कितना दे दिया, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर इज गिवन टू अस 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। इट इज अ गेज प्रेशर, गेज प्रेशर आपको गिवन है। क्लियर हो गया। एंड विद द मीन वेलोसिटी कितनी दे दी यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितने दे दिया हमको, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। ओके। व्हाट इज द टोटल हेड ऑफ द वाटर एट द, पहले तो ये समझो टोटल हेड बेसिकली होता क्या है, टोटल हेड इज इक्वल्स टू, टोटल हेड इज इक्वल्स टू क्या होता है टोटल हेड, बताओ मुझे। प्रेशर हेड होता है प्लस वेलोसिटी हेड होता है प्लस हमारे पास डेटम हेड होता है। ठीक है। क्या होता है, एलिवेशन हेड भी बोलते हैं इसको। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड जो है बेसिकली क्या होता है, टोटल हेड होता है। क्लियर हो गया। अच्छा जो प्रेशर है, बेसिकली जो प्रेशर हेड है वो बेसिकली क्या है, हमको निकालना है। तो प्रेशर हेड क्या होता है, P अपॉन रो जी होता है। वेलोसिटी हेड क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। और हमारा डेटम हेड क्या होता है, Z होता है। तो टोटल हेड ही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। प्रेशर हमारे को वैल्यू दे रखी है, कितनी है प्रेशर हमारे को वैल्यू, 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, इसको अगर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या बोल सकते हैं, 29.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। तो प्रेशर की वैल्यू हमने किसमें निकाल दी, इसमें निकाल दी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्टली। अब जो प्रेशर हेड इनको अलग करते हैं। ठीक है। प्रेशर हेड अपॉन रो जी, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 29.43 इंटू 10⁴। क्लियर हो गया। ये आगे वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी है, 10⁻3। जी कितना बोला हमको लेने के लिए, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है बस, तो बस 9.81 डालो। अदरवाइज क्या होता है ना कि कई बार जी की वैल्यू क्वेश्चन में जरूरी देखनी होती है, कई बार 10 लिखते हैं, नहीं तो अदरवाइज कितनी लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 9.81 लेते हैं। दैट इज मैं देख रहा था। ठीक है। 9.81, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अराउंड कितनी आएगी, 30 के पास आएगी। 29.43 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय इट विल बी 10⁻3 इंटू 9.81, कितनी आ रही है, 30 के अराउंड, 30 आ रही है पूरी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर विल बी द पहली वैल्यू। क्लियर हो गया। दूसरा वेलोसिटी हेड है V स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 2 दी थी शायद, है ना, 2 इंटू 9.81। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ये कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे 4, ये कट जाएगा। 2 अपॉन 9.81 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0.2 क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 9.81 विल बी इक्वल्स टू 0.2 आ गई, 0.2 वैल्यू आ गई। ठीक है। इसको पूरी लिख दो, 0.204 मीटर आ गई। क्लियर हो गया। Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन, दैट इज 5 मीटर। Z की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर दे रखी है ना। डायरेक्टली मेरे को Z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द विच इज द 5 मीटर अबव द डेटा लाइन। तो Z की वैल्यू कितनी दे दी है, मेरे को 5 दे दी है। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 30 कितना हो गया, 30 ये और डिवाइड और 5 भी है साथ में, है ना। 30 ये कितना आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू, 35, है ना, 35 आ गई है, नहीं 2, ओके 35.2 मीटर जो है वो ओवरऑल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं 30 कितनी है, 35.2 है। 35.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस 134 का क्या है, डायरेक्टली आपको टोटल हेड के बारे में बताना चाहिए था, और बाकी चीज तो इजी है। बस ये बताना चाहिए प्रेशर हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, इसमें यूज होने वाली कौन सी वेलोसिटी का यहाँ पे यूज हुआ है, एक्चुअल वेलोसिटी का हुआ है कि मीन वेलोसिटी का हुआ है। तो बस ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें ये तो आपको पता ही होगा। क्लियर हो गया। राइट आंसर कौन सा हमारे पास ये। अब इससे क्या पूछ सकता है कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या डायरेक्टली यही होती है। तो ये जो है बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे गेज प्रेशर का इस्तेमाल हुआ है ना, तो गेज क्या होता है वर्सेस जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए। ठीक है। एनर्जी लाइन EGL क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जब फ्लूइड आप पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया। लास्ट
लास्ट वाला देखते हैं, इसको तब तक मिटा देता हूं, है ना। क्या बुराई है कि पिट्योर ट्यूब जो है इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट क्या रहता है, हमारा डिवाइस रहता है। क्लियर हो गया। पिट्योर ट्यूब क्या होता है, ऐसे करके शेप में होता है, इस शेप में होता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं आप, किसी भी हमारा फ्लो चल रहा होगा, उस फ्लो में इसमें दो चार चीजें होती है। एक तो ये हमारा क्या कैलकुलेट करता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है पिट्योर ट्यूब में बेसिकली। वो क्या करता है, सबसे पहले तो इसका जो भी हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर है उसको कैलकुलेट करता है। दूसरा क्या है, ये हमारी वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। इसको कैलकुलेट करता है, वेलोसिटी के मेजरमेंट काम करता है। तो प्रेशर के लिए नहीं करता वो, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए बिल्कुल सही, डेंसिटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं, तो किसके लिए करता है, वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या करता है ये जो फ्लूइड के हम क्या करते हैं, ये ना फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं। अभी फ्लूइड के अंदर जब हम रख देते हैं ना, तो स्टैग्नेशन जो प्रेशर होता है और जो हमारा स्टैटिक प्रेशर होता है वो निकलता है इससे हमारे बेसिकली, ठीक है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है उससे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन। जैसे मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी का मेजरमेंट करना है तो क्या यूज करेंगे हम एल शेप पिट्योर ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फ्लूइड में होता है इसका, फ्लूइड में होता है बेसिकली ये। और ये आप जब पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना है इसको। पिट्योर ट्यूब में और भी बहुत सारी चीजें होती है कि कौन सा वाला प्रेशर कैलकुलेट करेगा और क्या चीजें जो है ये कैलकुलेट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि बर्नौलीज इक्वेशन में जो हमारी डेरिवेशंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। फ्यूचर में आप इससे भी आ सकते हैं। अब इसमें ना फ्लूइड में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वेंचुरीमीटर हो गया, ऑर्फोसोमीटर हो गया, आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैक नंबर वगैरह, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है गेट भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है। तो फ्लूइड से ना बहुत मतलब इंटायरली बहुत ज्यादा जो है वास्ट इससे सिलेबस जो है इसका बेसिकली पूछा जाता है हर क्वेश्चनों में, जैसे यहाँ पे भी पूछा गया। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, ये सारे डिवाइसेस ना आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं हमेशा। द बल्किंग ऑफ द वेब बाय अ डायगोनल कंप्रेशन कैन बी prevented by which of the following? The depth to the thickness ratio of the web can be increased. Web stiffness may be provided forming a panels to increase the shear resistance of the web. Web stiffness may be provided forming a panel in such a way as to create a tension field action in the web to resist the diagonal compression. तो बताओ कौन सा राइट होगा। आपने देखा होगा, आपने वेब कहाँ पे होता है, इस तरह से आई सेक्शन में बीच में जो आपको पार्ट दिखता है, पतला सा पार्ट जो दिखता है, दैट इज नोन एज अ वेब। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं फ्लेंज, है ना। ये चीज तो आपको क्लियर होगी है। अभी क्या बोल रहा है कि सबसे पहला क्या है, द डेप्थ टू द थिकनेस, यानी जो डी अपॉन द टी है, डी मतलब लंबाई, टी क्या मतलब थिकनेस है। इसने बोला कि द डेप्थ ऑफ द थिकनेस रेशियो ऑफ द वेब कैन बी इंक्रीज। अगर हमने ये इंक्रीज कर दी, यानी हमने लंबाई को इंक्रीज कर दिया है, थिकनेस में हमने कोई काम ही नहीं किया है, तो उस टाइम पे जो हमारी बल्किंग होगी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बल्किंग का क्वेश्चन है, मींस टू से कि वो बल्क हो जाए, है ना। तो बल्क जब वो मुड़ जाएगी, यानी दबाव से, जब वो दबाव से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो दैट इज नोन एज अ बल्किंग। अब डेप्थ को इंक्रीज करने से तो ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इट विल बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है। वन क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग। अब जहां पे वन है उसको काट दो, है ना। तो डायरेक्टली आपको आंसर कौन सा मिल गया, आपको आंसर मिल गया, बी विल बी द राइट आंसर। तो 2 और 3 जो है वो राइट आंसर है। जैसे कि वेब स्टिफनेस में भी प्रोवाइडेड फॉर्मिंग ऑफ पैनल्स टू। अब वेब की स्टिफनेस को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वेब की स्टिफनेस अगर हम वेब के फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक तरह का आई सेक्शन है, ठीक है। अब इस आई सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये 2 आई सेक्शन ऐसे इस तरह से मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक बीच का पार्ट है। अब इस आई सेक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्टिफनेस लगा सकते हैं। एक तो हम लॉन्गिट्यूडनल लगा सकते हैं इसमें स्टिफनेस, है ना। एक हम क्या लगा सकते हैं, वर्टिकल। तो ये एक तो सॉरी एक ट्रांसवर्स लगा देंगे हम इसमें, है ना, ट्रांसवर्स लगा देंगे, और एक लगा देंगे लॉन्गिट्यूडनल। जिससे होगा क्या कि ये जो हमारा वेब है ये छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाएगा, और इसकी वजह से रिजल्टिंग क्या होगा कि ये बकल नहीं होगा, ठीक है। बकलिंग से अगर इसे बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, और जब हम ये प्रोवाइड कराएंगे तो जो शेयर रेजिस्टेंस है उसको क्या कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये कब होगा, जब हम किस पे क्या लगाएंगे, वेब स्टिफनेस, यानी वेब की स्टिफनेस को किससे बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं वेब स्टिफनर्स। स्टिफनर्स क्लियर हो गया, छोटा सा पॉइंट है। वेब स्टिफनर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको बकलिंग से बचा सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि वेब स्टिफनेस में बी प्रोवाइडेड फॉर्मिंग अ पैनल इन सच ए वे एज टू क्रिएट अ टेंशन फील्ड एक्शन इन द वेब टू रेजिस्ट द डायगोनल कंप्रेशन। बेसिकली आपको पता है कि वेब स्टिफनेस अगर हम वर्टिकल ट्रांसवर्स भी लगा देंगे और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल भी लगा देंगे, तो क्या है कि वो बकल नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्रिएटिंग अ टेंशन फील्ड एक्शन। अच्छा, इसका क्या मतलब है टेंशन फील्ड एक्शन का। बेसिकली जब भी हम बहुत पतला वाला वेब को देखते हैं ना, अब इस वेब में क्या है, ऊपर से कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। क्लियर हो गया। इस कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हमारे इसके ऊपर आता है ना, उसकी वजह से क्या है, ये बकल करता है। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस मान लो डायगोनली आ रहा है, तो तब भी ये बकल करेगा, है ना। लेकिन अगर हम अपने इस वेब की बाउंड्री में अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिफनेस लगा दे, यानी साइड की सपोर्ट लगा दे हम, तो साइड की सपोर्ट होने से क्या होगा, जो हमारा बकल होने की, जो हमारा वेब जो है वो बकल होने वाला था, अब नहीं होगा वो, है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल टेंशन जोन। डायगोनल टेंशन जोन, मैंने क्या बोला कि देखो डायगोनली जो इसमें कंप्रेशन लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ये वेब है ये बकल होने के बाद भी वेब के अंदर जो है बेसिकली क्या है, एक डायगोनल टेंशन जोन जो है वो बन जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेंशन फील्ड एक्शन। क्लियर हो गया। बकल होने के बाद भी तो यही बोला है कि वेब स्टिफनेस को हम प्रोवाइड कर देंगे जो फॉर्म करेगा पैनल्स इन सच अ वे ताकि क्रिएट हो फील्ड एक्शन इन द वेब टू रेजिस्ट द डायगोनल कंप्रेशन, ताकि वो डायगोनल कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सके और हमारा जो टेंशन फील्ड एक्शन है बेसिकली वो डेवलप ना हो। तो वो चीज कब होगी, जो आप हमारे क्या लगाओगे, वेब स्टिफनेस लगाओगे, चाहे लेटर लगाओगे, चाहे आप क्या लगाओगे, ट्रांसवर्स लगाओगे। और यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला था कि इस चीज को रेजिस्ट करने के लिए तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इससे, है ना। हमको वेब की बकलिंग को अगर रोकना है और डायगोनल कंप्रेशन से भी हमको बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टिफनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। और स्टिफनेस को प्रोवाइड करने का फायदा ही 2 फायदे हैं। टेंशन फील्ड एक्शन जनरेट नहीं होगा, डायगोनल कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, है ना। और क्या है, उसकी जो शेयर रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देगा। बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कि आपको वेब पता होना चाहिए था, बकलिंग पता होना चाहिए था, TFA पता होना चाहिए था, और स्टिफनेस और पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जब आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये रिलेटिवली इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी की भी, तो वो इजीली इसको टैकल कर सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, राइट आंसर विल बी हमारा 2 and 3 ओनली। क्लियर हो गया।
अगर जब आपको ये पता लग गया कि डी बाई टी की अगर जब मैं रेशियो को इंक्रीज कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली आंसर बी को मार्क कर सकते थे। अगर यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे अगर लिखा होता डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द वेब कैन बी रिड्यूस, तब क्या होता, तब 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। अच्छा, फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे सबसे पहले वेब स्टिफनेस वगैरह, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि टेंशन फील्ड एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है वो जरूर आपसे पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल, जो हमारी वैगनर्स थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, वो भी किसमें, सिर्फ टेंशन फील्ड थ्योरी में, टेंशन फील्ड थ्योरी। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी बकलिंग होती है, बकलिंग है ना, वर्सेस जो हमारी पोस्ट बकलिंग होती है, पोस्ट बकलिंग बिहेवियर होता है जो, वो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में जो आ सकते हैं। फोर्थ वन क्या हो गया, जो भी हमारी स्लेंडरनेस रेशियो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे स्टिफनेस का क्या रोल है ये भी बोल सकता है आपसे, कि जो भी स्टिफनेस का जो भी रोल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, it is proposed to design an industrial building of 12 meter high for a 50-year of life. The building size is in the range of 2 meter to 50 meter. The topography of the site is practically plain and the terrain is in the city industrial area. If the risk coefficient यानी K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू, the wind की स्पीड is इतनी, the design and the wind pressure at the site will be nearly. तो इनमें से आपको चूज करना है। पहली बात तो कौन सा क्वेश्चन है, कहां से, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, और कहां से पूछा गया है, हमारा विंड लोड एनालिसिस से हमारा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूरा है हमारा क्वेश्चन, कि आपको ना एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिजाइन करना है, ठीक है, जो कि कितनी है, 12 मीटर की हाई है, 50 साल वो चलेगी। क्लियर हो गया, और सिटी एरिया में बनी हुई है, जो उसका टेरेन है वो क्या है हमारे पास, सिटी है, सिटी एरिया। क्लियर हो गया, और जो ग्राउंड है ना इसका वो बिल्कुल फ्लैट है, और जो विंड की स्पीड है वो कितनी दे रखी है हमको, यहाँ पे विंड की स्पीड इज गिवन टू अस, दैट इज द 47 मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्लियर हो गया, अब रिस्क कोएफिशिएंट कितना दे रखा है हमको, यानी K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, हमारे पास टेरेन का कितना दे रखा है, टेरेन का फैक्टर इज गिवन टू अस, दैट इज द 0.9। ओके, K3 इज द टोपोग्राफी फैक्टर व्हिच इज गिवन टू अस, दैट इज 1। ठीक है, अब हमारे से क्या पूछा है, जो भी हमको डिजाइन विंड प्रेशर है, डिजाइन विंड प्रेशर है, ये फाइंड आउट करना है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब भी हम किसी बिल्डिंग की डिजाइन करते हैं ना, तो स्पेशली जब हमारी टॉल हो या फिर कोई भी हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो ना, तो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा प्रेशर है, जो हमारा क्या है कि जो विंड की वजह से लगने वाला कितना प्रेशर जो है उस बिल्डिंग पर आएगा, तो हमको विंड प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि वो सेफ लिमिट में है कि नहीं है। क्लियर हो गया, और जो भी हमको तीसरा क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जो लोड है उस लोड को विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं। तो ये तीन चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल के लिए, राइट। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्या है हमारे पास पॉइंट, जब सबसे पहला बोला है हमारे पास हाइट, ठीक है, तो हाइट इज गिवन टू अस, दैट इज द 12 मीटर। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या बोला है, हमको लाइफ के बारे में बोला है। लाइफ कितनी है हमारे पास, 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स इज द लाइफ गिवन टू अस फॉर द बिल्डिंग। क्लियर हो गया। इसका साइज का रेंज कितना है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 52 कितना है, 20 मीटर टू 50 मीटर। क्लियर हो गया, इतने सी पॉइंट है ना। और साथ में हमको क्या बोला है, जो भी हमारे पास साइट है वो प्लेन टोपोग्राफी इंडस्ट्रियल इसको रहने दो। रिस्क कोएफिशिएंट K1 की वैल्यू 1 है, K2 की वैल्यू 0.9 है ना, K3 की वैल्यू 0.1 है, और VB की वैल्यू यानी जो विंड प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 47 मीटर पर सेकंड दे रखा है। क्लियर हो गया। अब अगर जब मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना, तो एक क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारे पास IS कोड जो है हमारे पास है ना, IS कोड फॉर द 875 का पार्ट 3 से डायरेक्टली हमको क्या पूछा गया है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे हमको अगर फाइंड आउट करना होता है VZ विल बी इक्वल्स टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 होता है। क्लियर हो गया। ये चीज क्या है, ये डायरेक्टली हमको फॉर्मुले से पता लगती है। जहां पे VZ क्या है, VZ एक्चुअल में हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला है, तो ये जो विंड जो बिल्डिंग पे लगने वाला हमारा जो एक्चुअल विंड स्पीड है वो VZ है। क्लियर हो गया। तो VZ इज इक्वल टू दिस हो गया। इन सब में वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो मुझे VZ की वैल्यू मिल जाएगी। तो VZ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो VZ इज इक्वल टू, VB की वैल्यू है 47। क्लियर हो गया। K1 की वैल्यू है 1.9 एंड साथ में कितनी है, K3 की वैल्यू भी है, कितनी है 1 है। K3 की वैल्यू 1 है ना, एक बार देख लेता हूं मैं, K3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, K3 की वैल्यू 1 है। ओके, K3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1 है। समझ में आया। तो हमको डिजाइन विंड स्पीड निकालनी है, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। VZ की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, जब 47 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 42 के पास आएगी, है ना। 42.3 मीटर पर सेकंड विल बी द वैल्यू ऑफ द हमारी डिजाइन जो एक्चुअल हमारी विंड स्पीड है। क्लियर हो गया। अब देखो जब भी हमको VZ का है ना, अब VZ जो है बेसिकली VZ से हमें क्या मिलेगा, हमें तो विंड प्रेशर निकालना है। तो अगर जब विंड प्रेशर निकालना है तो विंड प्रेशर होता है 0.6 ऑफ द VZ का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 0.6 वैल्यू तो वही रहेगी। VZ की वैल्यू कितनी है 42.3 का स्क्वायर। अभी तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.6 इंटू 42.3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितनी आ रही है वैल्यू, 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू आ रही है किसकी, विंड प्रेशर की। तो यहाँ पे देखते हैं जरा हमारे पास विंड प्रेशर की वैल्यू अगर ये आ रही है तो देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर होगा। द विंड प्रेशर वैल्यू विल एट द साइट विल बी नियरली, कितनी होगी वो 1.1 के आसपास ही हमारे पास वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1.1 आ रही डायरेक्टली। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1.37 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज द 1.1 का। क्लियर हो गया इतना। ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, विंड प्रेशर किस तरह से पूछा था, डायरेक्टली हमको IS कोड से पूछा गया था 875 से, पार्ट नंबर जो 3 है उससे डायरेक्टली हमको क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अब फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे UPSC, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि क्या क्या वो पूछ सकता है, तो फ्यूचर में क्वेश्चन कौन कौन से वो पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अभी विंड प्रेशर की बात की, तो विंड प्रेशर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर विंड जो लोड है, विंड लोड एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला। दूसरा क्या है, जो भी हमारा डिजाइन कोड है, डिजाइन कोड। अब डिजाइन कोड जो है हमारा दैट इज द IS
875 का जो भी पार्ट 3 वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, वो आपको दोबारा से पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, जो भी हमारे बेसिक विंड स्पीड है ना, बेसिक विंड स्पीड है ना, अकॉर्डिंग टू मैप ऑफ द इंडिया, मैप ऑफ द इंडिया, वो जानना जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर हो गया। फोर्थ क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ जाता है, पर स्टिल आपको क्या है, यहाँ से भी कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, ये चीज जो है वो अच्छे से करनी है। क्लियर हो गया। फोर्थ वन क्या हो गया हमारा, जितना भी लोड के कॉम्बिनेशन है, लोड के कॉम्बिनेशन है किसमें, हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन में, स्ट्रक्चरल डिजाइन में, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिफ्थ क्या हो गया कि जैसे हमारे पास रिस्क कॉफिशिएंट हो गया यानी K1 जो आ गया, और जो हमारी टेरेन की कैटेगरीज होती है ना, कैटेगरीज, ये जो है इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। सिक्स वन क्या हो गया, जो भी हमारी टोपोग्राफी है उसके इफेक्ट्स जो हो गए है ना, इफेक्ट्स किस पे, ऑन अ विंड लोड, ऑन अ विंड लोड, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको अच्छे से देखना है। सेवंथ वन क्या हो गया, जो भी हमारी डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं फॉर द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिजाइन पैरामीटर्स फॉर इंडस्ट्रीज बिल्डिंग। क्लियर हो गया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए जो भी हमारे पास डिजाइन पैरामीटर होते हैं वो आपको फ्यूचर में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एट्थ क्या हो गया, जो भी हमारे अर्बन हो गया या फिर हमारी जो रूरल हो गया वर्सेस द रूरल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि क्या है, ट्रेन के इफेक्ट्स रहेंगे ऑन विंड लोडिंग, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। समझ में आपको ये पॉइंट किस किस तरह से हमने पढ़ने, देख लो यहाँ पे जो भी है ना, और तो यही है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना है जो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 137 इसलिए, तो 138 पे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन इन द स्टील इज, किसके बराबर है वो, 5 से लेकर 15 टाइम मोर स्ट्रेन देन द कंक्रीट एट कोलैप्स। बेसिकली हमको सबसे पहले क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन हमारे पास आरसीसी से, ठीक है, उसमें से भी कहां से, लिमिट स्टेट मेथड से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, हमसे पूछ रहा है रेशो के बारे में पूछ रहा है, हमें रेशो बता दो, उस रेशो के हिसाब से जो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन है किसी भी स्टील का, वो कंक्रीट के कितने बराबर है, इतने बराबर है, इतने बराबर है, इतने बराबर है या इतने बराबर है। सबसे पहले आपको एक चीज पता लगी क्या हो गया है ना। अब क्या है कि ये रेफर करता है पूरे हमारे आईएस कोड से, कौन सा आईएस कोड, 456/2000। अब मैंने 1000 टाइम बोल दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अब इसका क्लॉज नंबर भी कौन सा है, वो क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट, चलो क्लॉज नंबर भी लिखो। क्लॉज नंबर जो है दैट इज 38.1 जो है इसका क्लॉज नंबर है, ठीक है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो ये बोले जो अल्टीमेट टेंसाइल, देखो जब भी हम आरसीसी डिजाइन करते हैं ना, तो बाय यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, जो भी कंक्रीट है ना, इस कंक्रीट का, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, जैसे कि जो भी हमारा कंक्रीट है ना, इस कंक्रीट का जितना भी कोलैप्स होने से पहले ये कितना स्ट्रेन जो है झेल सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। दूसरा जो स्टील है कोलैप्स होने से पहले वो कितना स्ट्रेन झेल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टील और कंक्रीट के बारे में जानना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब उसी से रिलेटेड उसने क्या क्वेश्चन पूछी कि वो किसके बराबर है, वो कितने टाइम से, तो वही पूछ रहा है। पहली बात तो जो कंक्रीट का हमारा क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन होता है, वो जनरली क्या रहता है, लो रहता है, और स्टील का क्या रहता है, काफी ज्यादा हाई रहता है। क्लियर हो गया। अब जो हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट की जब हम बात करें तो कंक्रीट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंक्रीट है ना, जब भी कोलैप्स होने वाला होता है ना, तो कोलैप्स जब होने वाला होता है तो कंक्रीट ना अपने मैक्सिमम स्ट्रेन पे होता है, किस पे होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन पे होता है। वो चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गई होगी, जब वो क्या है कोलैप्स हो रहा है तो उस टाइम पे जो उस पे स्ट्रेन लगे वो सबसे मैक्सिमम है, और जो उसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, द स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट शुड बी मस्ट बी इक्वल टू दैट इज 0.0035 क्या रहती है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू रहती है। क्लियर हो गया। कब, कंक्रीट एट फेलियर, समझ में आया। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि 0.35% जो है हमारी स्ट्रेन रहती है, 0.35 क्या रहती है हमारी परसेंटेज जो स्ट्रेन रहती है एट द कंक्रीट। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि Fe415 या फिर Fe500 वाले के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो उस टाइम पे उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन रहती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन जो रहती है उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, SSU फॉर द स्टील विल बी इक्वल टू 0.15। क्लियर हो गया। यानी 15% की नहीं रहती है, उसकी स्ट्रेन रहती है, 15% क्या रहती है, स्ट्रेन रहती है। क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, अब आपको रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी स्टील का है डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास कंक्रीट का है। क्लियर हो गया। स्ट्रेन अपॉन स्टील अपॉन द कंक्रीट, ठीक है। अब जो हमारे पास ये है ESU अपॉन ECU, ESU क्या है बेसिकली, हमारे पास स्टील का है तो 0.15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका कितना है 0.035 रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसकी रेशो की मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ रही है, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.0035, अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है वैल्यू हमारे पास 42.85 जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन है इन स्टील वो कितने रहेगा, अप्रोक्सीमेट कितना है हमारे पास 42 है ना, 42.85 है, तो 42.85 किसकी रेंज में आ रहा है, क्या इसकी रेंज में आ रहा है, इसकी रेंज में आ रहा है, इसकी रेंज में आ रहा है, तो डेफिनेटली जो डी वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, 35 से लेकर 45 टाइम्स मोर स्ट्रेन देन द कंक्रीट एट द कोलैप्स। क्लियर हो गया इतना। ये क्वेश्चन में हम आपको जनरली क्या बोला था, तो इससे समझ क्या आ रहा है आपको, ये जो हमारा पॉइंट है इस रेशो से आपको समझ क्या आ रहा है। जैसे हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट की स्टील जो स्ट्रेन एनर्जी वो बेसिकली क्या है 0.0035 है, तो ये जो है बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, जो कंक्रीट है वो ब्रिटल है, ब्रिटल इन द नेचर, ठीक है, ब्रिटल इन द नेचर। और जब हम बात करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन की ऑफ द स्टील की, अगर मैं बात करूं तो स्टील की कितनी होती है, वो 0.15 होती है ना। इसका मतलब क्या है, ये कंक्रीट के मुकाबले कितना है 35 से लेकर 45 टाइम्स जो है वो ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जो स्टील है वो डक्टाइल इन नेचर होता है, डक्टाइल इन नेचर होगा। क्लियर हो गया। तो जब मतलब वो टूटने वाला होगा जब, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, वो अपनी डक्टिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा क्या है स्ट्रेन जो है अपने अंदर लेस झेल सकता है उस टाइम पे। लेकिन कंक्रीट जो उस टाइम पे नहीं झेलेगा, वो एकदम से टूट जाएगा, वो सडन ब्रेकेज रहेगी, और सडन ब्रेकेज जो होती है वो डेंजरस होती है फॉर अस, ठीक है। डक्टाइल अगर आपको मतलब थोड़े थोड़े वार्निंग मिल रहे हैं कि ये टूट सकती है तो आप उससे बचाओगे, लेकिन अगर कोई वार्निंग ही नहीं मिल रही है कंक्रीट में तो एकदम से टूट जाएंगे, तो सडनली आप क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो हमको ये देखना चाहिए, ठीक है, ये देखना पड़ता है हमको इसके लिए। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे फ्यूचर में पूछ सकता है वो, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी हमने स्टील की बात की तो आईएस कोड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पहला तो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बता दिया, वो तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत है। जो भी हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स,
उसमें भी जो फ्लक्चर के लिए यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पढ़ना है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल जो भी अजम्पशन है, अजम्पशन इन एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में जितनी अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना जो है जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है। क्लियर हो गया। अब जो भी हमारी क्या है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी थ्योरी जो है वो ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आपको। क्लियर हो गया। फोर्थ वन क्या हो सकता है, जो भी हमारा क्रैकिंग बिहेवियर है किसमें, किसी भी आरसीसी बीम में, वो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से क्लियर करें। तीसरा हो सकता है हमारा जो यील्डिंग है वर्सेस जो उसमें फ्रैक्चर आए हैं, फ्रैक्चर किसमें स्टील में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये पढ़ने जरूरी है। ठीक है। सिक्स वन क्या हो सकता है, जो भी हमारा अल्टीमेट लोड कैपेसिटी है, इसके जितने भी हमारे क्या रहते हैं कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने। क्लियर हो गया। ये किसके लिए बोल दिया मैंने, ये बोल दिया उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, इन सबको मैं मिटा भी देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स अंडर अ सस्टेन्ड लोडिंग आर मेनली ड्यू टू, कहां से क्वेश्चन है हमारा एलएसएम से है ना, आरसीसी में एलएसएम से हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, एलएसएम से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। कौन सा यहाँ पे आईएस कोड यूज होता है 456/2000, और 2000 में क्लॉज कौन सा है हमारा, दैट इज द डिफ्लेक्शन कंट्रोल। बेसिकली क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि जब हम बात करते हैं किसी भी, क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की बात की है। देखो जब भी हम किसी भी आरसीसी बीम की या फिर मेंबर की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर जब लंबे समय तक किसी भी लोड लगता है ना, तो वो क्या होता है, लंबे समय तक जब भी उसमें क्या लगे लोड लगता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सस्टेन्ड लोड, क्या लिखा है सस्टेन लोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीन कि लंबे समय तक जब भी किसी भी हमारी आरसीसी के मेंबर पे लोड लगता है तो उसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है, मतलब किसी एक साइड में झुक जाना होता है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, उसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। अब वो मेनली किन किन चीजों की वजह से होता है वो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन मीन कि जब भी हमारे पास जो बीम है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, उसकी नेचुरल पॉइंट से जैसे वो पहले थी ना उससे क्या हो जाता है वो थोड़ी सी झुक जाती है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम कि एक डिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म कि यहाँ पे रखा, फिर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे खड़े हुए तो आपकी वजह से कुछ लोड है, फिर आप हट गए, तो वो लोड जो है वो डेफिनेटली क्या है, वो शॉर्ट टर्म लोड है। लॉन्ग टर्म लोड क्या हो गया, जैसे आपने सोफा रखा है, ठीक है, अब ये सोफा जो रखा है वो लॉन्ग टर्म फर्नीचर एक ही जगह पे रहता है ज्यादातर, या आपके बेड हो गया कोई और हो गया, तो जो वो है कि आरसीसी बीम की वजह से क्या होता है बेसिकली, जब लॉन्ग टर्म में हमारे लॉन्ग टर्म की वजह से, लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से जब भी डिफ्लेक्शन होता है ना, तो वो क्या होता है कि लोड जो है वो समय के साथ साथ थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है। क्लियर हो गया। तो इसी वजह से क्या है धीरे धीरे जो है हमारी बीम जो है थोड़ी सी नीचे को झुकने लगती है, इसी को हम क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आया डिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या है हमारे पास। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए आपको। देखो अब क्या है कि सबसे पहले हम इसके देखते हैं डिफरेंशियल श्रिंकेज। क्या बोला है फर्स्ट कि डिफरेंशियल श्रिंकेज से क्या ये होगा, सस्टेनेबल लोड की वजह से डिफरेंशियल श्रिंकेज होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, ये करेक्ट आंसर है। जब भी हम डिफरेंशियल श्रिंकेज की बात करते हैं तो कंक्रीट जब भी ड्राई होता है, ठीक है, ये हमारा जो कंक्रीट है ये जब भी हमारे पास क्या है, जब भी इसका पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए, तो जब भी ड्राई होता है तो क्या करने लग जाता है, अपनी लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है। ये लेंथ को क्या करने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। बट ड्यू टू द आरसीसी बीम, अगर जिसके अंदर आरसीसी है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा कंक्रीट है ये श्रिंक नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट है प्लस साथ में जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सरिया है अंदर, फॉर एग्जांपल कोई भी आरसीसी है, तो वो रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या कर रहा है, वो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जब भी हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेस का मिसमैच है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमारा जो मिसमैच की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस है ना ये जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इंटरनल स्ट्रेसेस इज जनरेटिंग, इंटरनल स्ट्रेसेस जो है जनरेटिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बीम जो है ना वो थोड़ा सा क्या जाता है, झुक जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है कि डिफरेंशियल श्रिंकेज की वजह से बीम जो है वो झुक जाता है, बिकॉज जब ये श्रिंकेज होगी तो ये क्या है, कंक्रीट और जो हमारी स्टील है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेस का मिसमैच हो जाता है। इस मिसमैच की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बीम है वो थोड़ी सी झुकने लग जाती है। क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया कि डिफरेंशियल श्रिंकेज क्या है, और ये डिफरेंशियल श्रिंकेज की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, एक बीम को झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड रीजन है जिसकी वजह से क्या है, एक श्रिंकेज जो है, एक जो बीम, एक जो हमारा मेंबर है आरसीसी मेंबर, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। क्लियर हो गया। क्रीप यानी लॉन्ग टर्म जो है लोडिंग लग रही है, तो बिल्कुल सही है, क्रीप का तो बिल्कुल सही, क्रीप अंडर द सस्टेनिंग लोडिंग, बिल्कुल सही बोला इसने। ये क्या है हमारे पास राइट आंसर। क्यों, जो भी हमारी आरसीबी मेंबर है अगर जो उस पर कोई भी कांस्टेंट लोडिंग लगती है, जैसे कि डेड लोड हो गया है ना, या फिर कोई भी हमारा वॉल है, इस वॉल का जो भी लोड लग रहा है तो एक तरह से क्या है डेड लोड है। अभी जो डेड लोड है ये जो लग रहा है ये बहुत सालों तक लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ये वॉल को तोड़ के आप क्या करोगे इस साइड को बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते। तो ये वॉल की वजह से आने वाला जो भी हमारा लोड है, तो ये जो कंक्रीट है उस लोड के अंडर ना स्लोली क्या करता है, वो डिफॉर्म करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, वो डिफॉर्म करने लग जाता है, स्लोली विल गेट डिफॉर्म। इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एक तो डेड लोड की वजह से, साथ में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल की वजह से आने वाला लोड, क्लियर हो गया। तो इन दोनों की वजह से क्या आने लगे, थोड़ा सा कंक्रीट जो है वो डिफॉर्म करने लगे, यानी हमारे पास स्लोली डिफॉर्म हो रहा है। इस स्लोली डिफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। समझ में आया, क्रीप इसको बोलते हैं, जो स्लोली डिफॉर्मेशन हो रही है ड्यू टू द एनी लोड, जैसे डेड लोड हो गया या फिर हमारा कोई वॉल का लोड हो गया, उन दोनों की वजह से आने वाला जो कंक्रीट जो हमारी बेंड कर जाती है, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। समझ में आया क्रीप क्या होता है। अब जो क्रीप है ना, क्रीप से आने वाला जो डिफ्लेक्शन है ये टाइम के साथ क्या करता है, बढ़ता रहता है। तो इवन अगर जो हमारा जो लोड है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो तब भी हमारे पास जो क्रीप है, क्रीप की वैल्यू क्या करती रहती है, सॉरी जो लोड की इंटेंसिटी है वो भी क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है, और इसी वजह से क्या थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे जो भी बोला है कि
बिल्कुल राइट आंसर है। क्या क्या बोलना है यहाँ पे कि जो हमारा क्रीप है उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी लोडिंग होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट। ये रॉन्ग आंसर है। क्यों टेम्परेचर इफेक्ट क्यों नहीं? देखो जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी कंक्रीट है हमारा वो क्या होगा, एक्सपेंड करता है। और जब टेम्परेचर गिरता है तो कंक्रीट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। लेकिन ये इफेक्ट जो है मोस्टली किस में होता है, ये टेम्परेचर ये लेकिन ये इफेक्ट मोस्टली किस पे हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है। तो जैसे दिन हो गया तो फिर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर राइज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंक्रीट क्या एक्सपेंड करेगा। जब दिन कम हो जाएगा यानी रात हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या कंक्रीट ऑफ हो जाएगा, यानी वो क्या करने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो ये बेसिकली क्या रहता है, एक टेम्पररी इफेक्ट रहता है। ये डिफ्लेक्शन के कारण नहीं करता, ये कोई परमानेंट डिफ्लेक्शन नहीं देता है। क्या नहीं देता है, ये परमानेंट डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं देता है। ये मेजर कॉज नहीं है परमानेंट डिफ्लेक्शन का, इसलिए आंसर क्या गलत है। तो हमको तो परमानेंट डिफ्लेक्शन देखने को चाहिए था यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। तो आंसर कौन सा रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आपको राइट आंसर क्यों है? ये क्वेश्चन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया ये सारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर विल बी 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर, जहां पे डिफरेंशियल श्रिंकेज होगा और जहां पे क्रीप होगा। फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे भी हमारे पास जो कंक्रीट है उसमें जो कंक्रीट में क्रीप आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्यूचर में क्या पूछ सकता है, क्रीप कंक्रीट के अंदर है ना, क्रीप कंक्रीट। तो जब भी हमारी क्रीप की बात होगी तो ये पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल श्रिंकेज है, अभी मैंने थोड़ा सा ही बताया लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करना चाहिए। क्लियर हो गया, हमारा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, जो हमारी सर्विसिबिलिटी रहती है लिमिट स्टेट की वो आपको पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास, स्पैन टू डेप्थ रेशियो। क्लियर हो गया, इसकी कितनी लिमिट्स है वो भी जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईएस कोड का जो भी हमारा टेबल कौन सा है, आईएस कोड 456 2000 का टेबल नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल बता दिया, अब जाके उसको देख लेना, आईएस कोड 456 2000 से। ओके, जो भी हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ सस्टेनेबल लोडिंग, वो हमको पता होना चाहिए। 8th वन क्या हो गया, जो भी हमारी टाइम डिपेंडेंट जो भी हमारे डिफॉर्मेशन रहते हैं, डिफॉर्मेशन स्पेशली किसमें, आरसीसी में, डिफॉर्मेशन इन आरसीसी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे बताए। तो ये क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मिलते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अ वर्टिकल स्टेयरअप की मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा है एट द बीम एंड्स, जहां पे प्लास्टिक हिंज लोकेटेड होता है एज पर आईएस कोड। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आईएस कोड कौन सा बोला है, 1309/2016 जो है हमको पूछा गया है। क्लियर हो गया, आईएस कोड के हिसाब से जो मैक्सिमम वर्टिकल स्टेयरअप के लिए फॉर्मुला होता है, क्लॉज नंबर किससे, क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर इसलिए बता रहा हूँ 632 हमारे पास क्लॉज नंबर है। क्लियर हो गया, इसके लिए कितना चाहिए, इसके लिए कितना दिया होता है, एट दी बीम एंड्स। ठीक है, द मैक्सिमम वर्टिकल स्टेयरअप शुड बी लेसर ऑफ, कितना होना चाहिए वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.25 डी मल्टीप्लाई बाय डी, और क्या होता है, और होता है हमारा 300, सॉरी 100 होता है इसका, है ना, 100 mm। ये होता है फॉर द आईएस कोड मैक्सिमम वर्टिकल स्टेयरअप एट द बीम एंड्स के लिए। क्लियर हो गया, ये डायरेक्टली किससे पूछा गया था, आईएस कोड 13920। तो 0.25 किसका हो गया, 0.25 इसमें तो दे नहीं रखा मेरे को 0.25, लेकिन अगर जब मेरे को कोई चूज करना होता है तो कौन सा चूज करते हैं। देखो यहाँ पे ना बच्चे गलती कर जाते हैं, क्यों गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं शायद वर्टिकल स्टेयरअप जो है, वर्टिकल स्टेयरअप के लिए जो मैक्सिमम आपकी वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम स्पेसिंग रहती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 जो है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी रहती है वो 0.75 डी और 300 mm रहती है। क्लियर हो गया, किसके लिए, वर्टिकल स्टेयरअप के लिए बोला जाता है द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर द वर्टिकल स्टेयरअप अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इज 456/2000 विल बी इक्वल टू 0.75 डी। ये मैंने कई क्वेश्चन में कराया आपको, है ना, और 300 mm। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास देख क्या रखा है, आईएस कोड जो है वो इंपॉर्टेंट है, 13920/2016 क्लॉज नंबर 6.3.2 जो है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैक्सिमम स्टेयरअप रहती है एट द बीम एंड, जहां पे प्लास्टिक हिंज लोकेटेड होता है, वो वहां पे क्या होती है 0.25 डी और 100 mm। अगर हमें चूज करना होता है इनसे तो कौन सा चूज करते हैं, देखो है तो सारे गलत, है तो क्या सारी गलत, लेकिन इनमें से जो सबसे क्लोजेस्ट है वो कौन सा है, हम क्या बोल सकते हैं, सबसे जो क्लोजेस्ट है वो है हमारे पास लास्ट वन। तो लास्ट वन क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास राइट आंसर हो सकता है। अब गलत में भी कौन सा कम गलत है वो हमें चेक करना है, तो ये हो सकता है इसका राइट आंसर 0.15 डी और 150 mm जो है राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया, तो 140 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मान लो ये गलत, वैसे तो ये गलत ही है, कॉन्सेप्चुअली मिसमैच है यहाँ पे, लेकिन अगर जो हमको बोलना हो जो कि यहाँ पे लिखा क्या है, व्हिचएवर इज लेस, ये लिखा है ना यहाँ पे, तो कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्या कर रहा है, थोड़ा सा मतलब पास में इसके, तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर में कौन कौन से पूछ सकता है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है यूपीएससी हमेशा ही पूछता है। क्लियर हो गया, तो क्या क्या पूछ सकता है वो हमको पूछ सकता है, जो भी प्लास्टिक हिंज है इन द आरसीसी वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा पढ़ के जाना आपने। क्लियर हो गया, सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी सिस्मिक यानी जो अर्थ को सिस्मिक डिजाइन, जो भी इसकी डिजाइन की फिलोसफी है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना, यानी अर्थक्वेक की जो डिजाइनिंग होती है वो सब जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, और आईएस कोड अब आपको पता लगा कौन सा भी इंपॉर्टेंट है, 13920/2016 जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर हो गया, फिफ्थ वन क्या हो गया, जो भी हमारी कन्फाइनमेंट होती है, कन्फाइनमेंट ऑफ द कंक्रीट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, और क्या पूछ सकता है वो, इससे तो बहुत कुछ पूछ सकता है, मतलब मैं अभी यहाँ पे बहुत ही कम बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कुछ पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है हमारे से एंकरेज के बारे में पूछ सकता है, हमारी लैपिंग रूल्स के बारे में पूछ सकता है, वो लैपिंग रूल्स के बारे में पूछ सकता है, किसमें, इन अ अर्थक्वेक जोन में, या फिर सिस्मिक जोन बोल सकते हैं इसको, सिस्मिक जोन में ये चीजें जो है पूछ सकता है। सेवंथ और क्या पूछ सकता है, जो भी हमारे पास स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट होता है उसके बारे में आपसे बहुत पूछ सकता है। ठीक है, एट्थ क्या पूछ सकता है, जो भी हमारी डक्टाइल
डिटेलिंग है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। कौन सा आईएस कोड है? ये आईएस कोड है 13920 जो है उससे रिलेटेड जो ये पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पूछ सकता है। बीम कॉलम जॉइंट के बारे में पूछ सकता है, बीम कॉलम हमारे जो जॉइंट है उनके बीच की जो भी डिटेलिंग रहती है वो आपसे पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मैं अभी 9 ही बता रहा हूँ आपको, इतने क्या है इनफ है आपके लिए। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भी फ्यूचर में तो इनसे ही आएंगे ज्यादातर। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? हो सकता है क्लोज टू दिस वन विल बी द राइट आंसर। 0.15D और 150 mm जो है राइट आंसर हो सकता है। क्लोज टू है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि राइट आंसर, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे से? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजाइन स्टेप ऑफ अ रीस्ट्रेनिंग स्लैब्स। बेसिकली रीस्ट्रेनिंग स्लैब क्या होता है? जब भी हम रीस्ट्रेनिंग स्लैब्स की बात करते हैं ना, तो एक डिजाइन के स्टेप्स दिए गए हैं हमको, 3 डिजाइन के स्टेप्स दे रखे हैं और पूछा गया कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, आपको बस एक चीज जाननी है कि जो रीस्ट्रेनिंग स्लैब्स रहती है उसका मतलब क्या होता है। जब भी हमारी कोई स्लैब जो है ना वो सपोर्टेड है बाय द फोर, सपोर्टेड बाय द, जैसे हमारी क्या एक तरह की स्लैब है। अभी जो स्लैब है ये सपोर्टेड है 4 साइड से, एक तो ये वाली साइड होगी, एक ये वाली साइड होगी, एक इसके पीछे वाली साइड होगी। क्लियर हो गया? एक इसकी ये वाली होगी, यानी 1 2 3 एंड 4। ये जो स्लैब है ये कहां से सपोर्टेड है? हमारे 4 साइड से सपोर्टेड है। तो 4 साइड से क्या है? ये 4 साइड से सपोर्टेड है। क्लियर हो गया? ऐसी ही बीम को, ऐसी ही स्लैब को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हम बोलते हैं रीस्टेनिंग स्लैब। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो इस टाइप की स्लैब होती है इसमें बेसिकली जो हमारा मूवमेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मूवमेंट है जो हमारा वो क्या रहता है? कॉन्टिन्यूटी रहता है, कॉन्टिन्यूटी। क्लियर हो गया? जो मूवमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी क्या है? लेता है सपोर्ट पे। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ना, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ बता दूंगा। क्लियर हो गया? जैसे कि स्टेटमेंट क्या बोलिए कि स्लैब्स आर कंसीडर्ड एज डिवाइडेड इनटू ईच डायरेक्शन इनटू मिडल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं? जब भी हम ये किससे रिलेटेड है? हमारे आईएस कोड से रिलेटेड है। मैं अभी बताता हूँ आपको, इसको यहाँ पे करता हूँ। ये किससे रिलेटेड है? हमारे अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। इसमें जो हमारा क्लॉज नंबर होता है, क्लॉज नंबर क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लॉज नंबर इज 24.3। इसमें क्या बोला जाता है? जब भी हमारी टू वे स्लैब होती है ना, टू वे स्लैब जब भी हमारी होती है तो उसमें जो हमारी टू वे स्लैब है ना, उसको हम ना कॉन्सेप्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है हमारा क्या, मिडल स्ट्रिप। एक होती है क्या हमारी मिडल स्ट्रिप रहती है, और एक रहती है हमारी क्या, एज स्ट्रिप। एज स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप क्या मतलब? जो भी उसका सेंट्रल पार्ट है ना, जहां पे मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हमारी एज स्ट्रिप होती है। एज स्ट्रिप में क्या होता है? साइड पर जो हमारा मूवमेंट होता है वो रिलेटिवली कम रहता है एज कंपेयर टू मिडल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्चुअली टू वे स्लैब्स को ना 2 में डिवाइड करते हैं। एक तो मिडल स्ट्रिप होगी, एक तो हमारी क्या होगी, एज स्ट्रिप होगी। बिल्कुल सही है ये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी करेक्ट हो जाएगी। ये बोला जो स्लैब्स आर कंसीडर्ड आर डिवाइडेड, सॉरी कंसीडर्ड एज डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडल स्ट्रिप एंड द एज स्ट्रिप। बिल्कुल सही बोला ये चीज इसने बोला। ठीक है, अभी जो हमारा क्या है बेसिकली ये रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। जहां पे भी मूवमेंट होगा ना वहां पे ज्यादा स्टील जो है हमारे को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जहां पे मूवमेंट ज्यादा है वहां पे स्टील हमको ज्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए हम ये चीज करते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। क्लियर हो गया? द मिडल स्ट्रिप आर 1/4 ऑफ द विड्थ एंड द एज स्ट्रिप आर 3/4 ऑफ द विड्थ। नहीं, गलत है, इट इज रॉन्ग। क्यों? देखो, जो हमारी मिडल स्ट्रिप होती है ना वो होती है 3.4, 3.4 मतलब 75%। ठीक है, 75% ऑफ क्या लिखा जाता है यहाँ पे? 75% ऑफ स्लैब का जो पैनल की विड्थ है, स्लैब की पैनल की जो भी विड्थ है उसके बराबर होता है। ठीक है, कितना हो गया? 3/4, यानी 75% हमारे को दिया जाता है मिडल स्ट्रिप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है। एज स्ट्रिप कितनी होती है? 1/4, यानी 25%। जो 25% है ऑफ दी पैनल की विड्थ, पैनल की विड्थ, क्योंकि रिलेटिवली यहाँ पे मूवमेंट क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्वियसली क्या है? उल्टा है। 3/4 लिखा है ना, देखो 3/4 लिखा है, तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है हमारा? उल्टा है। इस वजह से क्या है? रॉन्ग हो गया। तो मिडल वाली आपको याद क्या रखना है? जो मिडल वाली होती है उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा स्टील देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि बेसिकली जो हमारा 3/4 यानी 75% ऑफ पैनल की जो वेट है वो उतना देता है। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमारी? द टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द मिड स्पैन इन द मिडल स्ट्रिप शेल एक्सटेंडेड इन अ लोअर पार्ट ऑफ द स्लैब इन विदिन 0.25 L ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एज और 0.15 L ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूअस एज वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्पैन। बिल्कुल सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला। क्या बोला इसने? जब भी हम बात करते हैं ना 0.25 L की, क्या बेसिकली जब भी हमारी स्लैब की रीइंफोर्समेंट होती है ना, उस रीइंफोर्समेंट को एंकर करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? सुफिशिएंट लेंथ जो है वो हमारे को सुफिशिएंट लेंथ तक हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ता है। तो सुफिशिएंट एज तक हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये पूरा कि 0.25 L तक हमको एक्सटेंड करना पड़ता है अगर जो स्पोर्ट है, हमारे जो स्पोर्ट होंगे अगर वो कंटीन्यूअस होंगे। ठीक है, और 0.15 L तक एक्सटेंड करना पड़ता है अगर हमारे स्पोर्ट क्या होंगे? कंटीन्यूअस के उल्टे डिसकंटीन्यूअस होंगे। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सही बोला। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? जो भी बार्स की प्रॉपर्टी है ना उनको एंकर करने के लिए किया जाता है, मूवमेंट ट्रांसफर हो सके ताकि इजीली, और जो हमारे क्रैक्स है उनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये चीजें की जाती है। और बिल्कुल सही बोला इसने यहाँ पे कि द टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड मिड स्पैन इन द मिडल स्ट्रिप शेल एक्सटेंडेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्लैब इन द विदिन द 0.5 फॉर द कंटीन्यूअस एंड 0.15 L फॉर द डिसकंटीन्यूअस। बिल्कुल सही बोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट? कि पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है। क्या बोला था? विच ऑफ द फंक्शन डिजाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रू ट्रू कौन सी होगी? 2 होगी, तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। कौन सा है? ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जिसमें 2 है वो गलत कर दो, बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 and 3 विल बी द इंपॉर्टेंट। समझ में आपको? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से फ्यूचर में आपसे पूछ सकते हैं? जो भी हमारे टू वे रीइंफोर्समेंट है ना उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फ्यूचर में क्या पूछ सकता है? सबसे पहले आपसे टू वे, हमारे टू वे क्या है? स्लैब रीइंफोर्समेंट, स्लैब रीइंफोर्समेंट की जितनी भी हमारी डिटेलिंग है वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है। डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है? जो हमारी मिडल स्ट्रिप है, मिडल स्ट्रिप, अभी मैंने 3-4 पॉइंट बताए और भी ऐसे पॉइंट है। मिडल स्ट्रिप वर्सेस द एज स्ट्रिप, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करना आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? थर्ड ऑफ ऑल क्या है? हमारी जो भी हमारी एंकरिंग के रूल है, एंकरेज, एंकरेज लिख देते हैं, एंकरेज, जो भी हमारी रूल्स है किसमें? इन अ स्लैब में। क्लियर हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन क्या हो गया हमारा? जो भी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्लैब पैनल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, वो भी करना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या है? हमारी जो बार की एक्सटेंशन है, बार की एक्सटेंशन रूल्स है,
जैसे कि एल हो गया, 0.15 एल हो गया, 0.25 एल हो गया, ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर हो गया। 6th वन क्या हो गया हमारा, जो भी हमारे पास आईएस कोड 456 है उसका क्लॉज नंबर जो 24 है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर डिजाइनिंग पर्पस। क्लियर हो गया। 7th वन क्या है, जो भी हमारा पैनल है उस पैनल का जो भी बिहेवियर है इन द केस ऑफ सिस्मिक जोन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अर्थक्वेक के जोन में जो हमारी पैनल का बिहेवियर है वो इंपॉर्टेंट। समझ में आया। 7th हो गया। 8th कौन सा हो गया हमारे पास, जो भी हमारा कर्टेलमेंट है, कर्टेलमेंट ऑफ बार्स इन स्लैब, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल इतने भी क्या है इनफ है, अगर आप इतनों को भी कर दोगे तो इंपॉर्टेंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन में आपसे फ्यूचर में पूछेगा तो आप इजीली इसको बता पाओगे, ठीक है। इन सबको मिटा के मैं मिलता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। बेसिकली किससे पूछा है हमारे से रिक्वायरमेंट, कौन से वाली उससे पूछा है हमारे से, आरसीसी से पूछा है। आरसीसी में भी कौन सा, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर से हमारे से क्या पूछा है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो गया। और कौन सा कोड होता है यहाँ पे यूज हमारा 3370, उसके कौन कौन से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से जनरली हमारे से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर हो गया। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले अगर देखते हैं हमारे कौन से वाटर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर में, सबसे पहले क्या है हमारे स्टेटमेंट, वॉल आर टू बी डिजाइन फॉर द सैचुरेटेड सॉइल अप टू द एक्सटेंट ऑफ अ वाटर अबव द बेस लेवल। बिल्कुल सही बोला, इट इज द राइट आंसर। क्यों, जब भी हम अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं ना, अगर जब वो पार्शली हमारा क्या हो, पार्शली डाला गया हो या फिर क्या हो फुल्ली अंदर डाल दिया गया हो, ठीक है, ये पूरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात की जा रही है। तो जब भी हम अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं या फिर वो पार्शली या फिर फुल्ली बैरिड हो, तो जो इसकी वॉल्स है ना, ये वाली वॉल्स है, इन वॉल्स पे आउटसाइड सॉइल होगी यहाँ पे, इसकी वजह से आने वाला जो भी हमारा लेटरल प्रेशर होगा और जो अंदर का हमारा इनसाइड का वाटर प्रेशर होगा वो दोनों को फेस करना पड़ता है इस वॉल को, ठीक है। ये जो हमारी वॉल है इस वॉल को दोनों, एक तो बाहर का लेटरल प्रेशर भी, बाहर इसको अच्छे से बनाओ, बाहर का जो लेटरल प्रेशर भी उसे देखना पड़ता है जो हमारी वॉल है, ठीक है, और अंदर से आने वाला जितना भी हमारा वाटर का प्रेशर है वो दोनों उसको सहन करना पड़ता है। क्लियर हो गया। ये किस चीज के लिए बात की जा रही है, जब हमारा पार्शियली होगा या तो वो पार्शियली के केस में होगा या फिर क्या होगा वो फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, हमारे फुल्ली जो है वो बैरिड होगा, सबमर्ज नहीं है ना, पानी के अंदर नहीं डाल रहे हैं, तो लेटरल प्रेशर भी लगेगा और वाटर प्रेशर भी लगेगा, ठीक है। स्पेशली कब होता है ये, जब हमारा टैंक जो है वो खाली होता है। जब हमारा टैंक खाली होता है ना, तो बाहर से जो हमारी जो आउट सैचुरेटेड सॉइल होती है ना, इस सॉइल का जो प्रेशर है वो डोमिनेट करता है उस केस में। क्यों, अंदर का प्रेशर क्या एम्प्टी है, अभी के टाइम पे क्या कैंसिल कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे आउटसाइड की सैचुरेटेड सॉइल की, और अंदर का जो हमारा वॉल है, इस वॉल के अंदर जो भी हमारा पानी है वो क्या है, एम्प्टी है। अभी टैंक खाली है तो बाहर का जो है वो डोमिनेट करेगा उस केस में, है ना। तो जो सॉइल है उस टाइम पे अगर जो वो सैचुरेटेड होगी अप टू द वाटर लेवल, मान लो वाटर लेवल कोई यहाँ तक है, ठीक है, अप टू द वाटर लेवल, तो हमारी सॉइल क्या होगी, सैचुरेटेड होगी। तो वॉल के ऊपर ना उसका जो प्रेशर है वो डिजाइनिंग के टाइम पे हमें कंक्लूड करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है हमारे को। तो इंपॉर्टेंट है वो हमारे को फॉर द डिजाइनिंग के लिए। तो मतलब कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए वॉल्स आर टू डिजाइन फॉर द सैचुरेटेड सॉइल अप टू द एक्सटेंट ऑफ वाटर लेवल एट द बेस स्लैब। बिल्कुल सही बोला इसने, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास। राइट फर्स्ट विल बी द ट्रू। समझ में आपको ये पहला क्या है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो बेस स्लैब है टू बी डिजाइन फॉर द नेट अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ अ वाटर ब्रैकेट में क्या लेस वेट ऑफ अ स्लैब फॉर टैंक एम्प्टी। बिल्कुल सही, ये भी चीज क्या है, बिल्कुल सही बोली है इसने। क्यों बोली, जब भी हमारा टैंक जो है वो एम्प्टी रहेगा, अभी हमने अंडरग्राउंड की बरीड की बात की है। अच्छा, जब टैंक जो है हमारा एम्प्टी होगा तो नीचे से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर का भी अपना कोई ना कोई प्रेशर होगा, है ना। और ये जो प्रेशर है, तो ये जो स्लैब है, इस स्लैब को क्या करनी चाहिए, ये जो हमारी स्लैब है इसको क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए, ऊपर की तरफ को करना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, जो इसको ऊपर उठाना चाहती है इसी को बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। अभी जो अपलिफ्ट प्रेशर है, अब इसको एंश्योर करना पड़ता है, इसकी जो है हमको स्टेबिलिटी जो है वो एंश्योर करनी पड़ती है। क्यों, इस प्रेशर के अगेंस्ट अगर एंश्योर नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन क्या है, हम जो है ये बेसिकली हमको क्या देखना पड़ता है, जो भी सेल्फ वेट है साथ में जो भी ओवरबर्डन सॉइल का वेट है वो कंसीडर हमको करना पड़ता है। इस केस में हमें करना पड़ता है कब, जब हम बेस स्लैब की बात करते हैं। इस बेस स्लैब में हमको क्या देखना पड़ेगा, सेल्फ वेट की वजह से, और जो भी हमारा ओवरबर्डन सॉइल वेट है उसको भी देखना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास नेट प्रेशर होता है, सॉरी नेट अपलिफ्ट होता है जो, वो किसके बराबर होता है, जो भी हमारे पास अपवर्ड वाटर प्रेशर होगा माइनस जो डाउनवर्ड सेल्फ वेट माइनस नीचे को लग रहा है ना हमारे पास, यहाँ पर डाउनवर्ड सेल्फ वेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट अपवर्ड। नेट अपलिफ्ट कितना होगा हमारे पास, जो भी क्या है नीचे से लगने वाला पानी का प्रेशर है। दूसरा क्या है, जो भी हमारा वेट है इसका, ओवरऑल टैंक का जितना भी वेट है। क्लियर हो गया। तो ये डिजाइनिंग कंसीडरेशन में बहुत जरूरी होता है बेसिकली। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द हमारे क्या, जो भी हमारे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर की बात की जा रही है जो कि बैरिड है ना, जो कि बैरिड है हमारी सॉइल के अंदर, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि चेक हैज टू बी अप्लाइड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द टैंक एज अ होल अगेंस्ट द अपलिफ्ट। बिल्कुल वही चीज मैंने बोली कि चेक आपको लगाना पड़ता है जब हम अपलिफ्ट की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है, अगेंस्ट द अपलिफ्ट और ओवरटर्निंग या फिर हमारी स्लाइडिंग हो गया, उन सब में हमको चेक जो है वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जब टैंक हमारा खाली होगा। टैंक के केस में क्या अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा, उस टाइम डोमिनेटिंग होगा। दूसरा आउटवर्ड सैचुरेटेड सॉइल का भी हमारा क्या रहेगा, डोमिनेटेड जो है प्रेशर हमारी वॉल्स पे लगेगा। समझ में आया, ठीक है। अभी दोनों को किसमें रिकमेंडेड किया हुआ है, हमको आईएस कोड 3370 पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया हुआ है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो चेक है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द फाउंडेशन जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो उसको देखना ही पड़ता है उस टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एब्सोल्युटली करेक्ट भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू हो जाएगा। यानी सही कौन से हमारे पास 1 2 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1 2 3। अब कौन कौन से पढ़ने फ्यूचर के लिए, जो भी हमारे पास आईएस कोड है 3370 पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे बात की पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब फ्यूचर में क्या पूछ सकता है हमारे से, अपलिफ्ट प्रेशर ही पूछेगा। जो हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर की बात की जा रही है, किसमें अपलिफ्ट प्रेशर किसमें पूछेगा, वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पूछेगा। तो कौन कौन से ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले तो अपलिफ्ट प्रेशर ही आपसे पूछ लेगा फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए जो भी अपलिफ्ट प्रेशर रहता है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना जो है वो जरूरी है। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो गया, हमारी स्टेबिलिटी चेक किस तरह से करते हैं वो देखना है। दूसरा बायोन्सी है ना, बायोन्सी भी पूछ सकता है वो, चेक एंड साथ में बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी।
तो बायंसी भी इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, IS कोड 3370, उसके जितने भी प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। फोर्थ वन क्या हो गया, नेट अपलिफ्ट क्या होता है, नेट अपलिफ्ट क्या होता है, और साथ में वर्सेस द उसका जो सेल्फ वेट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं, वो भी पढ़ने आपको जरूरी है। क्लियर हो गया। फिफ्थ क्या हो गया, जो भी हमारी फ्लोटिंग है, इस फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ एम्प्टी टैंक वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं तो वहां पे एम्प्टी टैंक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया। और जो हमारी एंकर की डिजाइनिंग है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजाइनिंग किसके लिए, अगेंस्ट द अपलिफ्ट के लिए, ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। सेवंथ वन क्या हो गया, जो भी हमारे सॉइल का प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल प्रेशर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा जो ग्राउंड टैंक होता है और जो हमारा ओवरहेड टैंक होता है, ओवर वर्सेस द ओवरहेड टैंक, अब इन दोनों की जो डिजाइनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से डिजाइन करते हैं। क्लियर हो गया। और क्या क्रैक के बारे में भी, जैसे हमारे क्रैक होते हैं, उन क्रैक को अगर जो कंट्रोल करना है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें ज्यादातर, किसमें, इन द वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो क्रैक कंट्रोल इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो गया। और ये सब जो है इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा क्या है कि जो टैंक की वॉल्स है उसमें लगने वाले जितने प्रेशर वो भी इंपॉर्टेंट। तो टैंक में क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, टैंक की वॉल्स, टैंक वॉल जो है उसमें लगने वाला अर्थ का प्रेशर है, जो अर्थ प्रेशर और उसका जो भी डिजाइन है वो आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कौन सा राइट आंसर है, 1 2 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 143 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजफुल इन द ईल्ड लाइन पैटर्न फॉर स्लैब विद वेरियस बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछा गया है कि जो हमारी ईल्ड लाइन पैटर्न्स है, ईल्ड लाइंस जो हमारी पैटर्न्स है, ईल्ड लाइन पैटर्न्स है, इनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे क्या ईल्ड लाइन पैटर्न्स के बारे में पूछा गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑप्शन की ईल्ड लाइंस आर, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ईल्ड लाइंस आर कर्वीलिनियर लाइंस सो दैट दे मे एक्ट एज अ प्लास्टर। सबसे पहले ना ईल्ड लाइन समझते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो आप। ईल्ड लाइन बेसिकली होता क्या है कि आप एक मान लो कि एक हमारे पास क्या है, आरसी की कंक्रीट स्लैब है हमारे पास। ठीक है, ये आरसी की हमारे पास क्या, इट इज अ कंक्रीट स्लैब, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि आरसी कंक्रीट। ठीक है, आरसी कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट। अब मान लो इस ये जो हमने क्या किया, हमने टेरेस पे लगानी है ये। ठीक है, तो अभी जब हमने टेरेस पे लगानी है या फिर किसी फ्लोर स्लैब पे लगानी है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंसान को यहाँ पे खड़ा करते हैं। ठीक है, तब भी हमको पता है कि कोई भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इस टाइम पे क्या है, एक ही आदमी खड़ा है तो एक ही आदमी तो ये कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई है 10 बैग्स जो है मैंने सीमेंट के यहाँ पे रख दी। क्लियर हो गया। अब स्लैब क्या है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होना जो है वो शुरू कर जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करना क्या हो जाएगा, वो शुरू कर जाएगा। इसमें दूसरा लाइन थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट करना क्या हो जाएगा, हमारा शुरू कर जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट से थोड़ा सा क्या करने लग जाएगा, ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करो, फिर आप और लोड बढ़ाओ। अब स्लैब, अब ये जो स्लैब है ये क्या शो करेगा हमारे को, कुछ ना कुछ क्रैक्स जो है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा हमारे को। क्या है ये, दीज आर द क्रैक्स। कब, जब हमने लोड को और बढ़ाया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब जो लोड आपने और बढ़ाया ना, इसकी वजह से क्या आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला आपको, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दूसरी बात आपको क्या देखने को मिला, क्रैक्स देखने को मिला। क्लियर हो गया। तो जब भी हमारा जो कंक्रीट है इसके लोड से ज्यादा लिमिट की अगर जो लोड हम लगा दें तो इस स्लैब ने एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्या करता है, ब्रेक करता है। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में ब्रेक करता है, स्पेसिफिक पैटर्न में क्या करता है, वो ब्रेक करता है। कब, जब आप उसकी लिमिट से ज्यादा लिमिट ऑफ लोड लगा दो तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्या करता है, ब्रेक करता है। और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पैटर्न है इसी पैटर्न को हम बोलते हैं ईल्ड लाइन। ईल्ड लाइन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पैटर्न होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ईल्ड लाइन बोलते हैं। तो समझ आया ईल्ड लाइन क्या है, बेसिकली कोई भी हमारा कंक्रीट है जब उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमारे को, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो फेल कर रहा है, उस स्पेसिफिक पैटर्न को हम ईल्ड लाइन से डिनोट करते हैं। तो एट ईल्ड लाइन क्या क्या हो रहा है हमारे पास, एट सबसे पहली बात ये कोई हमारे को ऐसे नहीं कि लाइन हमारे को देखने को मिलेगी, ये क्या है, एक तरह की इमेजिनरी लाइन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। क्लियर हो गया, इमेजिनरी लाइन है। तो एट अ ईल्ड लाइन बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारा जो कंक्रीट है वो क्या शो कर रहा है, क्रैक्स शो कर रहा है, कंक्रीट क्रैक्स है ना, कंक्रीट क्रैक्स क्या हो रहे हैं वहां पे, शो हो रहे हैं। सेकंड ऑफ ऑल जो भी हमने रीएनफोर्समेंट लगाया है उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा जो स्टील है वो क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि रीएनफोर्समेंट हमारा क्या हो रहा है, रीएनफोर्समेंट ईल्ड। ठीक है, ईल्ड करता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ईल्ड करता है। कौन सा, ईल्ड लाइन के केस में। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, स्टील जो है वो परमानेंटली क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। समझ में आया। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे प्लास्टिक हिंज जो है वो फॉर्म होती है, प्लास्टिक हिंज जो है यहां पे फॉर्म होती है, फॉर्म होती। अब ये बेसिकली क्या है, जो प्लास्टिक हिंज होता है ना, दैट इज द फ्लेक्सुरल फेलियर पॉइंट। क्या होता है ये होता है दैट इज इक्वल्स टू फ्लेक्सुरल फेलियर पॉइंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, जो भी हमारी स्लैब होगी या फिर हमारी जो बीम है, एक पॉइंट पे इतना बेंड हो जाती है, एक पॉइंट पे इतना ज्यादा बेंड हो जाती है ना कि उसकी जो मोमेंट कैपेसिटी है, जो उसकी मोमेंट कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, कैपेसिटी जो है वो फुली यूज्ड हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक हिंज बोलेंगे। यानी हमारा जो स्लैब है या फिर हमारा जो भी बीम है, अब ये एक पॉइंट तक ना इतना ज्यादा लोड ले लेगा, जैसे मैंने 100 बताया, तो इतना ज्यादा वो लोड ले रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो इसकी ना उस पॉइंट पे ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट का क्या है, मोमेंट कैपेसिटी जो है वो फुली यूज हो चुकी है, जो इसकी मोमेंट थी इसको रेजिस्ट करने की, अब वो फुली क्या है, यूज हो चुकी है। तो इस पॉइंट को जनरली हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक हिंज बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा गेट का हिंज होता है ना, वैसे जो गेट का हिंज होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है, वैसे स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो क्या करता है, रोटेट करता है फेलियर के टाइम पे। तो हम क्या समझ सकते हैं कि मोमेंट जो कैपेसिटी जो है फुली यूज हो चुकी है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक हिंज बोलते हैं। समझ में आया प्लास्टिक हिंज क्या होता है। तो हमारा एट द ईल्ड लाइन बेसिकली क्या हो रहा है, कंक्रीट में क्रैक देख रहे हैं, स्टील जो है रीइंफोर्स हो रहा है, और प्लास्टिक हिंज यानी हमारा फुली रोटेशन जो है वो देखने को मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आया आपको ये जो चीजें मैंने बताई। अच्छा, ये जो हमारी ईल्ड लाइन है ना, इस ईल्ड लाइन का यूज कहां करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चर की जो भी हमारी डिजाइनिंग है वहां पे यूज होता है इसका। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा जो अल्टीमेट लोड है, अल्टीमेट लोड जो है वो कितना होगा उसको डिटरमाइन कौन करता है, हमारा ईल्ड लाइन से डिटरमाइन करते हैं।
ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जो भी हमारा स्लैब है ना, जैसे कि स्लैब है, इस स्लैब की जो भी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फेल होगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यील्ड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा, हम बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, वो फेल करेगा। तो वो किससे फाइंड आउट करेंगे, हम यील्ड लाइन से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। और फोर्थ क्या है हमारा, स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन मींस टू से, यानी हमारा कम रीइंफोर्समेंट होगा, हमारा जो कम रीइंफोर्समेंट में भी हम क्या ज्यादा लोड जो है वहां पे बियर करवा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन करना। तो वो किसमें हो रहा है, यील्ड लाइन में हो रहा है। तो बस सिंपल सा आपको चीज समझ आ गई यील्ड लाइन क्या होता है ना। अब यील्ड लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं इसके साथ बता दूंगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ ही आ गया यील्ड लाइन क्या होता है। अब हमारा स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यील्ड लाइंस आर कर्वीलिनियर लाइंस सो दैट दे मे एक्ट एज अ प्लास्टिक हिंज। बेसिकली क्या बोल रहा है, ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या, इट इज अ क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये हमेशा स्ट्रेट होती है। यहाँ पे बोला यील्ड लाइंस आर कर्वीलिनियर लाइंस, यही पहली लाइन से ही आपको पता लग जाएगा कि ये रॉन्ग है। दीज आर नॉट द कर्वीलिनियर लाइंस। सबसे पहली बात, यील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट। क्या होती है ये, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट। तो समझ में आया। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ये तो गलत हो गया। ये जो हमारी थ्योरी है ना, ये अज्यूम करती है जो हमारा फेलियर है ना वो क्या है, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, जब भी हमारी स्लैब है, इस स्लैब की एक तरफ जो है रोटेट करती है और दूसरी तरफ क्या है उसको अपोज करती है, वहीं हिंज फॉर्म होता है। वहीं क्या होता है, हिंज फॉर्म होता है। तो इससे वहीं पे हिंज फॉर्म होता है। और अगर मैं बोलूं ये जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन को अगर आप अज्यूम करके एनालिसिस भी करोगे ना, तो प्रैक्टिकली क्या है हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो फॉर द इजी के लिए हम क्या बोलते हैं कि हम यील्ड लाइन को स्ट्रेट अज्यूम करते हैं। समझ में आपको। तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला हमारे पास, यील्ड लाइन टर्मिनेट एट द स्लैब बाउंड्री और एट द इंटरसेक्शन ऑफ द अदर लाइन। बिल्कुल सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला। क्या बोला इसने कि ये जो ये बेसिकली क्या है, एक रूल है ना। और यील्ड लाइंस जो है वो स्लैब की एज पर भी कोई भी दूसरी यील्ड लाइन पे एंड करती है। बेसिकली ये इसलिए होता है ना क्योंकि जो हमारा फेलियर है ना, जो यहाँ पे बोला है ना कि क्या बोला यहाँ पे सबसे पहले कि यील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट एट दी स्लैब बाउंड्री, यानी स्लैब की बाउंड्री पे जाके वो टर्मिनेट होती है और बाद में वो इंटरसेक्ट करती है अदर द यील्ड लाइंस। बेसिकली ऐसा करके बोलना चाह रहा है। ये हमारी ऊपर साइड में दिखाऊं तो इस तरह से एक एज से लेकर एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्शन करती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला इसने। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए होता है ना, जो भी हमारा फेलियर मैकेनिज्म है ना, इस फेलियर मैकेनिज्म को अगर हमें कंटिन्यू होना चाहिए ना, तो ये इसी फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया। तो यील्ड लाइन के सेकंड भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। थर्ड क्या है, यील्ड लाइंस में फॉर्म अलोंग द सपोर्ट इफ एन एज इज फिक्स्ड और कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही बोला है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, अगर स्लैब क्या है, एक एज अगर जो फिक्स्ड है ना, इसका एक एज अगर हमारा फिक्स्ड है तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वहां पे जो स्लैब है वो बेंड करेगी और जो प्लास्टिक हिंज है ना वही बनता है। यानी जो हमारी यील्ड लाइन है वो सपोर्ट के अलोंग जो है फॉर्म हो सकती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर बोला इसने कि यील्ड लाइंस में फॉर्म अलोंग द सपोर्ट इफ एन एज इज फिक्स्ड और कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। इतनी सी बात। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। क्यों, बाकी सब तो रॉन्ग है। यील्ड लाइंस कर्वीलिनियर होती है, स्ट्रेट होती है। यील्ड लाइन टर्मिनेट करती है यानी एक एज से निकल के दूसरे एज तक जाती है और बीच में इंटरसेक्ट करती है। यील्ड लाइन में फॉर्म अलोंग द एजेस, इसने बोला कि जो भी हमारी एजेस में जब भी हमारा कोई जैसे हमारी स्लैब है ना, अभी स्लैब जो है अगर ये फिक्स्ड होगी या फिर कंटिन्यूअस होगी ना, तो उस पॉइंट पे जो हमारी स्लैब है वो बेंड करेगी और प्लास्टिक हिंज का मतलब वहीं पे बनता है जहां पे भी सपोर्ट है। क्लियर हो गया। और यील्ड लाइन भी जो है सपोर्ट के अलोंग ही हो सकती है। तो ये चीज कौन सी बोल रही है, हमारी यील्ड लाइन ही बोल रही है कि सपोर्ट के अलोंग बनेगा पहले यील्ड लाइन। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट, कोई भी हमारे पास अगर कोई भी स्लैब है अगर वो फिक्स्ड है या फिर वो कंटिन्यूअस है, वहां पे ही क्या बनता है, हमारा बेंड देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। और वहीं पे बनता भी क्या है, प्लास्टिक हिंज बनता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी राइट आंसर हो गया, ये भी राइट आंसर हो गया। तो ये भी इसकी फॉर्म होगी। आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी चीज बोल सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 and 3 विल बी राइट आंसर। बाकी सब जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, हाँ, कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि और क्या पूछ सकता है वो फ्यूचर में हमसे, और क्या पूछ सकता है वो हमसे। सबसे पहले तो हमने अभी क्या बात की, हमने प्लास्टिक हिंज की बात की। तो प्लास्टिक एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ अ स्लैब जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी हिसाब से मैं टॉपिक बताता हूँ। ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारी जो प्लास्टिक हिंजेस है वो इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में क्या है, जो भी हमारी क्या कोलैप्स मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास VWM यानी वर्चुअल वर्क मेथड जो है फॉर किसके लिए, फॉर कोलैप्स लोड के लिए, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया। और तीसरा यील्ड लाइन पैटर्न्स, ये किस तरह से होते हैं, फॉर द डिफरेंट बाउंड्रीज कंडीशन। फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास, एक तो सबसे पहली बात वन वे क्या होता है ना, और टू वे स्लैब्स क्या होते हैं एक्चुअली में, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिक्स्थ वन क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारी कोलैप्स लोड है ना, यहीं पे लिख देता हूं, जो भी हमारे क्या है कोलैप्स लोड है उसके बीच में जितनी भी हमारी कैलकुलेशन रहती है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप अच्छे से करना है, न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करने हैं वो, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोलैप्स लोड में बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है। और जितनी भी हमारी ई लाइन है साथ में लिख दो इसके अजम्पशंस आल्सो, जो भी ई लाइंस की अजम्पशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजम्पशन इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेवंथ वन क्या हो गया, जो भी हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन स्लैब जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी एम की वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप पढ़ोगे। क्लियर हो गया। एट्थ वन क्या हो गया हमारा, जो पंचिंग शेयर है, अभी 2 बार आ चुका है पंचिंग शेयर, तो पंचिंग शेयर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, पंचिंग शेयर और साथ में फ्लेक्सुरल फेलियर। अभी स्लैब की बात हो रही है तो इन अ स्लैब पढ़ना है। ठीक है, इन अ स्लैब। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लेकिन इतनी टॉपिक जो है आपको पढ़नी है अच्छे से। क्लियर हो गया ये सब कुछ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ कोहेजनलेस का मतलब क्या है, C = 0। किसके लिए, फॉर द सैंड, कहां पे, एट द डेप्थ ऑफ द 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं को बोला एक कोहेजनलेस सैंड है जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ इज इक्वल टू 6 मीटर, और कोहेजन कितनी है हमारे पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ C 0। ठीक है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 13 डिग्री। क्लियर हो गया इतना सा, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला, एक्टिव लेटरल प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने बोला। तो एक्टिव लेटरल
प्रेशर विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, जो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। डेप्थ कितनी है हमारे पास 6 दे रखी है। क्लियर हो गया। हमारे को के की वैल्यू नहीं पता, गामा की वैल्यू पता है। द यूनिट वेट ऑफ द ड्राई इज इक्वल्स टू 19600 हमको वैल्यू पता है। ठीक है। के की क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ अ रैंकाइन फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, ठीक है, यहाँ पे फाई की वैल्यू देखिए, फाई की 30 है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो आई कैन राइट, चलो यहाँ पे साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 है ना, 1 माइनस 0.5 क्या होगा 0.5 होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.333 हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.33 मल्टीप्लाई बाय गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास गामा की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल 0.33 मल्टीप्लाई बाय 19600 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, एक्टिव लेटरल प्रेशर विल बी इक्वल टू 39160.8 हमारे पास क्या आ रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलो में कन्वर्ट कर दो इसको, 39.16 है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 2 समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द एक्टिव लेटरल प्रेशर की इंटेंसिटी। ठीक है। तो 39.2 क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या बोला गया था, देखो जब भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जब हमारे पास पीछे से हमारी सॉइल है, अभी सॉइल क्या कर रही है, ये पुश कर रही है हमारी वॉल को, है ना, ये जो सॉइल है ये सॉइल थ्रस्ट दे रही है हमारी वॉल को, तो वॉल क्या है थोड़ी सी मूव कर जाती है, कहाँ को मूव कर जाती है, थोड़ी सी बाहर को, इसी को क्या बोलते हैं एक्टिव लेटरल प्रेशर। ठीक है। तो यही हमारे को कैलकुलेट करना था, जो ये मूव कर रही है, अब इसकी प्रेशर की इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, और हमारे को कितनी आ गई 39.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से आया था, सॉइल ने किस तरह से धक्का दिया था, ये चीज आपको पता लगी। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना था, सिग्मा, हमारे को सिग्मा एक्टिव हमें फाइंड आउट करना था, और वो हमारे को वैल्यू यहाँ पे मिल गई। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, जैसे कि हमारे अभी एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात की, तो रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में रैंकाइन अर्थ पैसिव प्रेशर, ठीक है, पैसिव प्रेशर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है। पैसिव अर्थ प्रेशर जो है वो पता होना चाहिए, किसके लिए, फॉर द सी जहाँ पे 0 है। ठीक है। कोहेजन है सॉइल के लिए होना चाहिए पता। ठीक है। और जो भी हमारे पास इसके डायग्राम्स रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन रहती है, वो सारी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या था। ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिलीट यहाँ से, और फिर देखते हैं नया क्वेश्चन क्या हो रहा है। ये अ स्लैब हैविंग अ टोटल थिकनेस कितनी दे रखी है एक स्लैब की, टोटल थिकनेस जो है वो गिवन कितनी है, दैट इज द 120 mm। क्लियर हो गया। टोटल थिकनेस हमारे को कितनी दे रखी है, ये एक स्लैब की क्या है टोटल थिकनेस दे रखी है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल इज प्रोवाइडेड अ रिइंफोर्स्ड बार ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर, ये साइड डायमीटर है, द परमिसिबल डायमीटर इज, जो परमिसिबल डायमीटर है वो क्या है, देखो जो हमारा आईएस कोड है ना 456 2000, उसमें जो क्लॉज नंबर हमारा क्या है, क्लॉज नंबर हमारा जो है 26.5.2.2 जो है, बेसिकली वो क्या बोलता है, जो हमारा मैक्सिमम डाया है, मैक्सिमम बार का जो भी हमारा डाया है, मैक्सिमम बार डाया जो है, दैट इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय टोटल थिकनेस। ठीक है। तो अगर जो मुझे मैक्सिमम डाया ढूंढना है ना, किसी भी थिकनेस के बारे में, किसी भी स्लैब के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो 1/8 कितना हो गया 0.125 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल थिकनेस कितनी है, दैट इज द 120 mm। ठीक है। तो बार 14 तो 15 के आसपास होगा ये, तो ये 15 के पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 150 ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 15 mm जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम कितना दे सकते हो, मैक्सिमम परमिसिबल डाया कितना प्रोवाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आईएस 456 हम दे सकते हैं 15 mm जो है वो मैक्सिमम डाया दे सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, द परमिसिबल डाया यही है, इसका आंसर क्या होगा हमारा 15 mm जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है। पता लग गया ये आंसर, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, है ना, सिर्फ आपको आईएस कोड के बारे में पता होना था, मैक्सिमम बार डाया जो निकालने के लिए वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास क्या है, इसमें फ्यूचर में क्या पूछ सकता है, जैसे कि हमारा मिनिमम रीइंफोर्समेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। वो पूछ सकता है कि वो कितना होना चाहिए, है ना, वो किसके लिए आपके, चलो इसके लिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट के पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, जो भी हमारी बार है ना, उस बार के लिए जो भी हमारे को स्पेसिंग दी जाती है, उस स्पेसिंग का जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, मैक्सिमम स्पेसिंग वगैरह, ये जो हमारे बार्स में होते हैं, तो ये आईएस कोड में सब कुछ दिखा हुआ है, तो इनकी जितने भी नॉर्म्स है वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। नॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स है जो आईएस में, तो आईएस कोड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से आपको सब कुछ पढ़ना है, तो उसी से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ना है। बाकी क्या है, आपको इनमें मैक्सिमम डाया हो गया, स्लेंडरनेस रेशियो होगी, वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए हो गया, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस फॉर अ ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन। तो किसी भी स्टोन को जब हमको उसको क्या करना है, उसको स्टेबल और अट्रैक्टिव अगर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, मतलब बहुत सारे ऐसे मैनुअल और जो मशीनरी वाले मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे ना कि क्या करना है, कौन सा डिसाइड करना है सबसे पहले आपको, कि कौन सा स्टोन है, कौन से स्टोन में शेप करनी है, तो उसकी जो डायमेंशन है क्या होनी चाहिए, वो सब काम होती है आपकी सबसे पहले प्लानिंग में होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लानिंग। तो नेक्स्ट स्टेप जो है डीडी हम इनको काट सकते हैं, साइजिंग आ गया ना। सबसे पहले काम देखो, प्रैक्टिकली हम अगर हम बोले तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे कि हमने स्टोन लिया है, रफ ऐसा रफ जो है हमने सबसे पहले स्टोन लिया, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, प्लान करोगे, डिसाइड करोगे इसको किस डायमेंशन में काटना है, उसकी कौन सी ग्रेडिंग करनी है, तो ये चीज कौन करेगा, सबसे पहले प्लानिंग करेगा। दूसरा क्या करेंगे आप, जो भी हमारे पास ये स्टोन आएगा, इसको आप अच्छे से साइज करोगे, इसको काटोगे ताकि एक पर्टिकुलर साइज में आप इसको ला सको। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारा, साइजिंग करना। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, अब हमने साइज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उसको शेप देंगे। अगर जब हमने साइज कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़िया सी शेप देंगे कि भाई ये इसकी शेप रहेगी और इसी शेप में ही कट होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये शेप जो आपने पर्टिकुलर शेप जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर ली कि हमने इस तरह से शेप करना है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा शेप हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, शेप कर लिया, तो शेप क्या है हमारा थर्ड स्टेप है, तो यहाँ पे बोलेंगे शेपिंग जो है वो हमारा थर्ड स्टेप है। क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, शेप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो सर्फेस है, इसके सर्फेस में थोड़े थोड़े से धब्बे रहेंगे, इस धब्बों में क्या करना पड़ेगा हमको, फिनिशिंग करनी पड़ेगी। तो फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, फिनिशिंग करना।
अब फिफ्थ हो गया, सब कुछ हो गया आपके पास। अब सब कुछ हो गया तो उसके बाद क्या करना है, पॉलिश कर दो, इसके ऊपर पॉलिश करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग विल बी द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, फिर हमारा साइजिंग हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, शेपिंग होगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हमारे पास उसको पॉलिश करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन शेपिंग से पहले साइजिंग आना चाहिए था। तो साइजिंग पहले आएगा, उसको काटेंगे, फिर शेप करेंगे, फिर उसको फिनिश करेंगे, फिर उसको पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन जो भी है? क्या क्या पूछ सकता है वो फ्यूचर में आपसे बोलेगा कि देखो आपने अभी ये बात की, इसमें आपके जितने भी टूल है, टूल यूज इन द टूल यूज जो भी हमारे क्या स्टोन की ड्रेसिंग में जो भी टूल यूज होते हैं वो सब आपको पढ़ने चाहिए। क्लियर हो गया? उसमें कौन सी रहेगी, हैंड, हाथ से आपने इसको ड्रेस किया या फिर मशीन से किया, तो ये दोनों पता होने चाहिए। हैंड ड्रेसिंग वर्सेज द मशीन ड्रेसिंग, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, क्या क्या डिफेक्ट्स रहते हैं, तो डिफेक्ट्स इन स्टोन, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या पूछ सकता है आपसे, जो भी हमारे मतलब इतनी है फोर्थ, डिफेक्ट इन स्टोन्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लेना आपने कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इतने से आपसे पूछेगा कि क्या क्या स्टोन के लिए रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ड्रेसिंग से रिलेटेड ना, तो आपको पता लग गया कि ये तो बहुत ईजी है। फिनिशिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, शेप करना है, फिर उसके बाद साइजिंग करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको पता आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो रहा है अगला क्वेश्चन, द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ईसी। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये पूरा कंक्रीट के लिए। तो कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ना, वो हमें क्या बताएगा कि कंक्रीट जो है वो कितना डिफॉर्म होगा अंडर द स्ट्रेन। क्लियर हो गया? अंडर द सॉरी स्ट्रेस, अंडर द स्ट्रेस वो कितना डिफॉर्म होगा, अंडर द स्ट्रेस कंक्रीट कितना डिफॉर्म होगा, ये कौन चीज दिखाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चीज बताता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, फॉर द स्ट्रक्चर कंक्रीट डिजाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा है इसमें भी हमारा आईएस कोड ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको और अच्छे से, जो हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ जो हमारा इलास्टिसिटी है, यहाँ पे बात किसकी हुई है, कंक्रीट की हुई है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, कंक्रीट के लिए बोल रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 2000 का क्लॉज नंबर क्या है हमारे पास, 6.2.3.1 जो है वो क्लॉज नंबर क्या बोलता है, जो भी हमारा नॉर्मल वेट का कंक्रीट होगा ना, फॉर द नॉर्मल वेट कंक्रीट, नॉर्मल वेट का जो भी हमारा क्या होगा कंक्रीट होगा, उसमें जो शॉर्ट टर्म हमारा मॉडुलस यानी ईसी की बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह से लिया जाता है, ईसी इज इक्वल्स टू 5000 अंडर द रूट ऑफ एफ सी के। क्लियर हो गया? ठीक है, एफ सी के ये क्या होता है, राइट आंसर होता है। क्लियर हो गया? ये क्या एक तरह का इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, जो टेस्ट के बेसिस पे निकाला गया है। तो बेसिकली राइट आंसर, फॉर एग्जांपल जैसे कि एफ सी के यहाँ पे कितना है, एफ सी के मान लो कि 25 है, तो यहाँ पे हमारे पास ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 है हमारे पास, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, 125 हो गया। अच्छा चल 125 नहीं 25 मतलब इसको, ठीक है, नहीं 25 लेते इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 25 ले लिया है। अगर ये 25 हो गया तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आंसर, तो कितना हो जाएगा 25000 हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एमपीए। क्लियर हो गया? ये चीज क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसको एमपी को किस में लिख सकते हैं, न्यूटन पर, इसमें लिख सकते हैं 1 मिलियन पास्कल है ना, ये दैट विल बी इक्वल्स टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे को दे रखा है आईएस कोड क्लॉज नंबर 6.2.3.1 पे हमारे को दे रखा है। क्लियर हो गया? कौन सा हो गया राइट आंसर इसका, 5000 एफसी क्या है यहाँ पे, बेसिकली एफसी है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो गया? तो 5000 एफसी हमारे पास मिलियन पास्कल जो है बेसिकली किसके लिए, ये फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए है ना, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए बेसिकली ये इंपेरिकल फॉर्मूला जो है दिया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। एक और एक्सेप्शन है कि ये किसके लिए नहीं यूज होता, इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, ये एक तो सबसे पहली बात नॉर्मल वेट के लिए होता है, ठीक है, तो लाइट वेटेड जो भी हमारे कंक्रीट रहते हैं उनके लिए ये यूज नहीं होता है, और ना ही किसके लिए नहीं होता है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए यूज नहीं होता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके साथ ही आप जो पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन इन इज सुपीरियर टू ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारी स्टोन मैसनरी है और जो ब्रिक मैसनरी है, इन दोनों की सिचुएशन में कौन सा जो है बेटर परफॉर्म करता है, यानी बेटर है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रही है कि स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन कैन बी डेवलप्ड एस्थेटिकली मोर साउंड देन द ब्रिक वर्क। बिल्कुल राइट बोला, इट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी स्टोन होती है ना, वो नेचुरल कंडीशन में क्या होती है, और डिफरेंट कलर्स में होती है ना, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसकी फिनिशेस अलग होती है। नेक्स्ट क्या बोला हमको, द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन इज सुपीरियर टू ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रही है, जो हमारी स्टोन मैसनरी है कंस्ट्रक्शन कैन बी डेवलप्ड एस्थेटिकली मोर साउंड देन द ब्रिक वर्क। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन क्या होता है, जो हमारे स्टोन है वो नेचुरली मिलते हैं हमको, है ना, वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, उनका डिफरेंट टेक्सचर हो सकता है, उसमें फिनिशेस अलग हो सकते हैं, ग्रेफाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ग्रेफाइड हो गया आपका, या फिर क्या हो गया हमारा कोई भी सैंडस्टोन हो गया, तो दीज आर द डिफरेंट चीजें मिलती है। दूसरा क्या बोला कि एस्थेटिकली जो है वो मोर ज्यादा वो साउंड करते हैं एज कम्पेयर टू द ब्रिक वर्क। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी पब्लिक प्लेसेस में जब भी हम कोई भी डेकोरेटिव आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि स्टोन को ही क्या करते हैं, शेप करते हैं, और स्टोन जो है वो पब्लिक प्लेस में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। तो प्रेफरेंस क्या रहती है, ज्यादातर स्टोन मैसनरी ही ज्यादा प्रेफरेंस रहती है जब हम एस्थेटिकली जब हम बात करते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं वो, है ना, पब्लिक प्लेसेस में आपने देखे होंगे जिस तरह से। तो फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड वर्ड क्या बात कर रहा है, जो स्टोन मैसनरी है वो ज्यादा वाटर टाइट देन द ब्रिक मैसनरी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ब्रिक एब्जॉर्ब मोर। यस, जो ब्रिक है वो एब्जॉर्ब करती है 20 से लेकर 25% तक जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो रहती है हमारी ब्रिक की रहती है। और जैसे कि कई ऐसे स्टोन होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट की, तो जो हमारा ग्रेनाइट होता है बेसिकली वो क्या होता है, नॉन पोरस होता है, जिसकी वजह से क्या है वो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है निगलेक्टली, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं बहुत कम होती है उसकी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा लेस परमेएबल है, और ब्रिक जो है वो सच में ही 20 से लेकर 25% जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन जो इसकी कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया? तो स्टोन मैसनरी इज मोर वाटर टाइट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ब्रिक, हां बिल्कुल सही बोला इसने। क्लियर हो गया? सेकंड ऑफ ऑल भी क्या है हमारे पास, क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, राइट आंसर है।
इट इज अ ट्रू। अच्छा फिर क्या बोला है, थ्री, फॉर द पब्लिक बिल्डिंग्स एंड द मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर स्टोन मैसनरी प्रोवाइड्स अ सॉलिड अपीयरेंस इन द इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन द ब्रिक, देन द क्या है, देन द ब्रिक। बिल्कुल सही, ये भी चीज बिल्कुल बोली, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा ताजमहल हो गया है ना, रेड फोर्ट हो गया, या तो ये सब जो है हमारे किससे बने, स्टोन मैसनरी से बने। तो पब्लिक प्लेस में भी जो हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं स्टोन मैसनरी, तो स्टोन मैसनरी क्या देता है हमको, एक मैसिव और जो ग्रैंड अपीयरेंस है वो कौन देता है, स्टोन ही देता है हमको, है ना। ब्रिक उस पॉइंट पे ब्रिक ज्यादा अच्छी नहीं देती है। अब देखो ज्यादा ड्यूरेबल और वेदर की कंडीशनिंग में स्टोन क्या है, ज्यादा वो है, ज्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू ब्रिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे देखो टेंपल होते हैं, तो टेंपल जो है जनरली किससे बनाए जाते हैं, स्टोन से बनाया जाता है। आपने पीछे भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, और जो फोर्ट्स हो गए या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो सब जो है आपके जनरली स्टोन से ही बनाए जाते हैं। तो 3 भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्यों? क्योंकि देखो जो स्टोन है वो नेचुरली मिलते हैं, बहुत एस्थेटिकली जो है वो ज्यादा बेटर साउंड करते हैं एज कंपेयर टू ब्रिक। क्लियर हो गया। वाटर एब्जॉर्प्शन जो ब्रिक की रहती है वो 20 से 25% रहती है एज कंपेयर टू जो कि हमारे पास ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कम रहती है, लेस परमेबल होता है। पब्लिक बिल्डिंग्स और फिर मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर में स्टोन जो है वो ज्यादा अच्छी अपीयरेंस देता है, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, टेंपल्स बनते हैं, फोर्ट्स बनते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है, जो भी हमारे स्टोन से लेकर कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं कि फ्यूचर में क्या पूछ सकता है वो आपसे, इन सबको मैं यहीं पे लिख देता हूं कि फ्यूचर में क्या पूछ सकता है वो आपसे। सबसे पहले तो आपको भी हमने स्टोन की बात की है, तो कितने कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं, द टाइप्स ऑफ स्टोन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, ठीक है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड ऑफ ऑल कि टाइप्स ऑफ अ स्टोन, टाइप ऑफ अ स्टोन, उसमें जो भी हमारे स्टोन में क्या रहती है, फिनिशेस रहती है, ठीक है। फिनिशेस जैसे हो गया उसके पॉलिश हो गया, कि फिनिशेस किस किस टाइप की होती है, जैसे कि वो पॉलिश फिनिश हो गया या फिर हमारा ब्रश हैमरिंग हो गया। तो ऐसे ऐसी जितनी भी फिनिशिंग है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिनिशिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना। स्टोन वर्सेज द ब्रिक मैसनरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ब्रिक मैसनरी जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों के टाइप जो है वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन क्या हो गया हमारे पास, फोर्थ वन हो गया हमारा बॉन्ड्स इन मैसनरी, ठीक है, बॉन्ड्स इन मैसनरी। क्लियर हो गया, जैसे इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लैमिश बॉन्ड हो गया, ये सारे बॉन्ड जो आपको पता होने चाहिए। फिफ्थ वन क्या हो गया हमारा, जो भी हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन और जो हमारी क्या एफ्लोरेसेंस है, एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ अ ब्रिक्स, ब्रिक्स से भी रिलेटेड, तो टाइप्स ऑफ अ ब्रिक्स, कौन सी साउंड होगी, कौन सी क्या होगी, है ना। इन सब की जितनी भी टाइप है, शेप साइज जो भी है, शेप साइज, है ना, और जितने भी इनकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर हो गया ये वाला सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वॉल थिकनेस डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, द एंटिसिपेटिंग लोड टू कम ऑन अ वॉल। बिल्कुल सही है, क्या है, जो भी हमारा लोड है उसी के हिसाब से हमारी वॉल की क्या रहेगी, थिकनेस रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल राइट आंसर, तो फर्स्ट जिसमें नहीं है उसको काट दो, टू जो है वो गलत है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द वॉल मटेरियल। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं मटेरियल जो है, अगर जो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टोन होगा या फिर कोई भी हाई क्वालिटी का कोई भी ब्रिक होगी, तो हमारी कम थिकनेस लगेगी वहां पे। तो कम थिकनेस उस टाइम पे क्या होगी, सफिशिएंट होगी। जब हम बात करेंगे अच्छी क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स विल लीड टू द कम थिकनेस, है ना, कम थिकनेस। तो द क्वालिटी ऑफ द वॉल मटेरियल भी वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। कम थिकनेस में भी अच्छी हमारे को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। क्लियर हो गया। तो वीक मटेरियल होगा तो हमको ज्यादा मोटी थिकनेस देनी पड़ेगी, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका, राइट आंसर विल बी टू, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो टू ऑल्सो इज द ट्रू, ये भी ट्रू है, इस पे भी सारी डिपेंड करती है। थर्ड वन क्या है, द ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल। बिल्कुल सही बोला है, जो ओवरऑल जितनी ऊंची वॉल होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो उस टाइम पे जो थिकनेस भी है वो एक तरह का क्या इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती है जब हम किसकी बात करते हैं, ओवरऑल हाइट की बात करते हैं। तो हाइट अगर ज्यादा बड़ी होगी तो हमको क्या चाहिए, ज्यादा स्टिफनेस चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओवर टर्निंग हो जाएगी विंड के प्रेशर की वजह से। तो थिकनेस वहां पे क्या हो जाती है, बड़ी हो मोटी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पतली रखेंगे तो इसकी ओवरऑल वेट जो है वो काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा, इसके विंड के प्रेशर की वजह से, ऊपर से आने वाले लोड की वजह से बकल होना जो है वो शुरू हो जाएगी, या टेंशन हो जाएगा तो उससे गिर जाएगी। क्लियर हो गया। तो बकल नहीं, सॉरी, इसे टेंशन आएगा तो गिर जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है ओवरऑल हाइट ऑफ दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वन क्या है, द हाइट बिटवीन द फ्लोर्स। क्या बोला है, द हाइट बिटवीन द फ्लोर्स, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों, जो भी हम ये भी मैटर करती है ना, अगर फ्लोर टू फ्लोर की मैं बात करूं तो वहां पे अगर ज्यादा हाइट है तो वॉल पे भी ज्यादा स्ट्रेस आएगा, इसलिए फ्लोर की जो हाइट है वो इंडायरेक्टली वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये भी ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ वन क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द बटरनेस एंड द क्रॉस वॉल्स। ये भी बिल्कुल सही है, जो बटरनेस और जो क्रॉस वॉल होती है, वॉल को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट देना पड़ता है। अगर इनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ना, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो वॉल जो है इंडिपेंडेंटली लोड कैरी करेगी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है उस पॉइंट पे क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो इन सब पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ग्रेडर में बी यूज फॉर द फॉलोइंग वर्क एक्सेप्ट, किसके लिए यूज होती है और किसके लिए नहीं यूज होती है। फिनिशिंग एंड क्या है, फिनिशिंग एंड शेपिंग द बैंक स्लोप, हैवी एक्सकवेशन या फिर रोड। सबसे पहले ना आपको मैंने एक चीज बताई थी, ग्रेडर क्या काम करता है, ठीक है, इस अनइवन सरफेस को ग्रेड करने का काम करता है। क्लियर हो गया। दूसरा इसके छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि हमको लेवल करना है, सबसे पहली बात तो लेवल करना इसका काम होता है। दूसरा क्या होता है, हमको फाइनल शेपिंग करने के लिए इसका काम यूज होता है, ठीक है, फाइनल शेपिंग के लिए काम होता है। रोड सर्विस की अगर हमको मेंटेनेंस करनी तो मेंटेनेंस के लिए ये यूज होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे सब ग्रेड है और जो बेस कोर्स है उनकी जो है फिनिशिंग करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सब ग्रेड और जो हमारे सब ग्रेड और जो हमारे सब बेस कोर्स होता है उसी को फिनिश करने का काम आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या काम नहीं करता हमारा, जो भी हमारा हैवी एक्सकवेशन है ना उसको नहीं करता है, हैवी एक्सकवेशन मतलब बहुत नीचे, वो
बस ऊपर से क्या करता है, लेवलिंग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 का राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो फिनिशिंग और लेवलिंग अर्थवर्क है ये ग्रेडर का प्राइमरी काम होता है बेसिकली, ठीक है। जो सरफेस को क्या बनाता है, जैसे अब अनइवन सरफेस इसको एक यूनिफॉर्म सरफेस पे कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है, शिपिंग द बैंक स्लोप। राइट, बिल्कुल सही। जो ग्रेडर है वो स्लोप बनाने के लिए भी यूज होता है। तो स्पेशली जब हम एम्बैंकमेंट या फिर कैनाल बैंक की बात करते हैं और जब हम फाइनल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था, तो उस फाइनल ट्रेनिंग में जो शेप्स देनी होती है तो वहां पे यूज किसका होता है, हमारा ग्रेडर का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हैवी एक्सकवेशन नहीं होता है। क्यों? जो ग्रेडर है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करता है, लेवल करने का काम करता है। उसका काम ये नहीं कि वो हैवी एक्सकवेशन करे, मतलब जो हैवी कटिंग या फिर डिगिंग होगी, जैसे कि हमारे बुलडोजर होते हैं ना, वो इन सब के लिए यूज होता है। और इन सब के लिए यूज क्या नहीं होता, ग्रेडर इस्तेमाल नहीं होता है। और डर्ट रोड मेंटेनेंस बिल्कुल सही। हमारे जो मेंटेनेंस, जो हमारी क्या बोलते हैं, जो भी हमारी सड़कें होती है, कच्ची सड़कें, उनको क्या करते हैं, बेसिकली स्मूथ और ड्राइवेबल बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आपको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैवी एक्सकवेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट कौन सा वाला, हैवी वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो कि आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कि बुलडोजर हो गया आपका, अभी क्वेश्चन है, एक्सकवेटर हो गया, और भी बहुत सारे, ग्रेडर हो गया, स्कैपर हो गया, हमारे रोलर हो गया। तो ये सब जो है सारे के सारे इक्विपमेंट जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये काम आते हैं। कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है, अभी छोटे मोटे क्वेश्चन में भी आप सोचोगे कि शायद ये भी एक्सकवेट करता हो, पर कई बार सोचेंगे बच्चे कि यार ये शायद शेप नहीं करता होगा क्योंकि एक्सकवेट ही करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो गलत आंसर भी दे दे, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत जो है इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऊपर से पढ़ाओ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इतने डीप तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहे इससे। तो यही थे हमारे पेपर नंबर 1 के हमारे सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए। ठीक है, पेपर नंबर 2 के, सॉरी, पेपर नंबर 2 के जो भी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप अभी तक इसको वॉच कर रहे हो और आपने सारे लेक्चर किए तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप ही असली एस्पिरेंट हो। और बाकी अब सॉइल के सारे लेक्चर आएंगे। ठीक है, सॉइल के एकदम से सारे लेक्चर आ जाएंगे, आपको अपलोड हो जाएंगे, तो वहां पे जाके आप सारे लेक्चर देख लेना। ठीक है, थैंक यू।